हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना आर्यन सर आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हम लोग एनएलएम का तीसरा लेक्चर लेंगे। इसमें हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं बच्चों। आज हम लोग मैकेनिक्स के इंपोर्टेंट फोर्स है, चाहे आपका वेट फोर्स हो, नॉर्मल एक्शन फोर्स हो, टेंशन फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, इन सभी फोर्सेस को हम लोग आज समझने वाले हैं। पहले तो इनकी थ्योरी क्या कुछ होती है उसको क्लियर करेंगे, देन हम लोग इसके बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मेनली जो चारों फोर्सेज जो मैंने अभी नाम लिए थे, ये बॉडी के मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही चार फोर्सेज होंगे। उसके अलावा और भी फोर्सेज होंगे, चाहे आपका फ्रिक्शन फोर्स हो, शूडो फोर्स हो, चाहे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो। ये जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग इनको आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, इनके भी खूब सारे एग्जांपल लेने वाले हैं बच्चों। तो फिलहाल तो हम लोग आज जो चारों फोर्सेज की पहले थ्योरी कवर करते हैं, फिर इनका बॉडी का इक्विलिब्रियम समझेंगे बच्चों, क्योंकि ये चारों फोर्सेज मैंने बताया आप लोगों के बॉडी के मोशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये चारों फोर्सेज, जो चाहे वो आपका टेंशन फोर्स हो, चाहे आपका स्प्रिंग फोर्स हो बच्चों, ये हमें सबसे ज्यादा काम में आएंगे। वेट फोर्स हो कि ठीक है सर जी, स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसा कि बच्चों मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग आज इंपोर्टेंट फोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूं। एक्चुअल में बॉडी का जो मोशन होता है या इक्विलिब्रियम होता है, उस पर लगने वाले फोर्सेज डिसाइड करते हैं कि इन फोर्सेज की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में या रेस्ट पर होगी या बॉडी एक्सेलरेट होगी, उसमें मोशन होगा बच्चों। तो फोर्सेज का जो फील है वो क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। इन सभी फोर्सेज को एक्चुअल में एक डायग्राम में दिखाया जाता है, उस डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेज को दिखा दिया जाता है, और बॉडी को जनरली हम लोग अलग थलग मान के अज्यूम करते हैं बच्चों, उसको आइसोलेटेड मान के, ठीक है, उस पर लगने वाले फोर्सेज को दिखाते हैं। तो जैसे कि अपन ने लिखा हुआ है कि बिल्कुल सर फ्री बॉडी डायग्राम मुक्त वस्तु चित्र, आज का जो लेक्चर है अपना हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है बच्चों, इसलिए हम लोग टर्म हिंदी में भी खूब इस्तेमाल करेंगे कि ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया वही बात है भाई, सभी बलों को एक चित्र में प्रदर्शित कर दीजिए तो उस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और है, बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस को हम लोग दिखा दें। कई बार ये चीज भी महत्वपूर्ण होती है कि जो बॉडी आपकी मूव कर रही है उसे जो व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, वो कहां पर है, चाहे वो रुका हुआ है या किसी त्वरित कार के अंदर है, त्वरित बस के अंदर है बच्चों, ठीक है। तो जहां से वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है उस जगह को अपन बोलते हैं बच्चों निर्देश तंत्र, ठीक है। तो उस निर्देश तंत्र के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। निर्देश तंत्र, रेफरेंस फ्रेम, तो ये दो तरह का होता है, एक होता है जड़त्वीय, दूसरा होता है अजड़त्वीय। इंग्लिश में बात करें तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल बच्चों। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ये त्वरित नहीं होते हैं, इनमें न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं पहले। तो दो तरह के फ्रेम सर, निर्देश तंत्र नथिंग, जहां से हम लोग वस्तु की गति को प्रेक्षित करते हैं या अध्ययन करते हैं, वही बात थी भाई, दो तरह का बता दिया। उसके बाद कि सर इसके बारे में आपने बताया था, ठीक है, तो ये त्वरित नहीं होते हैं और इसमें न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं, वही बात। अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक जगह है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये बच्चों ये रेस्ट पर है, कि बिल्कुल सर जी रेस्ट पर आपने ये मान लिया, ये प्रेक्षक है बच्चों, ये ना। या अपन ऐसी जगह मान सकते हैं बच्चों जिसमें एक्स वाई जेड, एक्चुअल में जहां से अपन स्टडी करते हैं बच्चों वहां पर अपन एक्स वाई जेड मतलब एक मूल बिंदु परिभाषित कर देते हैं जनरली, जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वहां पर ऐसा मान सकते हैं अपन। अब ये इस तरह की जगह बच्चों जहां पर व्यक्ति खड़ा हुआ है या जहां से हम लोग चीजों को देख रहे हैं बच्चों, वो यदि रेस्ट पर हो, या तो ये रेस्ट पर हो दोनों, या अपन कह सकते हैं इसका वेग नियत हो बच्चों, तो इस तरह की जगह को, इस तरह के निर्देश तंत्र को हम बोलते हैं बच्चों जड़त्वीय निर्देशन। जड़वत एक तरह से, ठीक है, रुका हुआ या नियत वेग से चलने वाला। कि सर इसकी विशेषता वही न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं, तो इतनी सी इसमें बात हमें याद रखना है। अधिकतर केसेस में इसी तरह के फ्रेम होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग त्वरित कार के अंदर, त्वरित लिफ्ट के अंदर, त्वरित बस के अंदर होते हैं, तो इस तरह का जो निर्देश तंत्र होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं जैसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जैसे अपन ने ये एक्स और ये वाई और ये जेड मान लिया बच्चों, और एक व्यक्ति को अपन ने यहां मान लिया, तो ये यहां पर मान लिया मूल बिंदु वाली जगह पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और भाई साहब ये यदि एक्सलेट हो रहा है तो इस जगह को अपन बोलेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, और इसमें न्यूटन की गति के नियम लागू नहीं होते हैं। कि सर न्यूटन के गति के नियम लागू नहीं होते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो भाई साहब एक काल्पनिक बल, ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति भी सही आंसर प्राप्त करे, ठीक है, तो उसके लिए भाई साहब एक काल्पनिक बल परिभाषित किया जाता है वस्तु पर, वो लगता नहीं है तो भी लगवा दिया जाता है जबरदस्ती। उस बल को बोलते हैं छद्म बल, स्यूडो फोर्स बच्चों, जब तो उसका नाम छद्म है, जो नहीं है तब भी उसको माना जा रहा है बच्चों ना, छद्म स्यूडो। तो ये अपन आगे का विषय है। खैर आज तो अपन चार फोर्सेस की बात करेंगे, और ये पांचवा फोर्स स्यूडो फोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं बच्चों, काल्पनिक बल,
इस निर्देश तंत्र में जरूरत पड़ेगी अपन ने त्वरित कार, त्वरित लिफ्ट, त्वरित बस, इस तरह के सवालों में, या त्वरित ट्रेन हो तब जरूरत पड़ती है। तो ये बात का विषय है। फिलहाल अपन इस तरह के फ्रेम पर बात करेंगे शुरुआत में बच्चों, फिर धीरे धीरे उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। फिर तो और भी फोर्सेज हैं, चाहे आपका घर्षण बल हो बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स हो या सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तो जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ेगा तो सभी बलों को अपन बहुत बेहतरीन तरीके से समझते जाएंगे, उनके खूब सारे एग्जाम्पल भी करेंगे। तो पहले बच्चों अपन सबसे पहले अपन वेट फोर्स, भार बल को समझते हैं। जैसा कि भार बल बच्चों पहला अपना है वेट या भार बल। तो भार बल का मतलब होता है भारीपन से। तो एक्चुअल में पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है बच्चों, तभी तो हम लोगों को भार महसूस होता है। यदि पृथ्वी का आकर्षण ना हो तो हम लोग अपने आप, सभी लोग अपने आप को हल्का महसूस करेंगे बच्चों। तो वेट फोर्स वही W बराबर mg, जिसको हम लोग बचपन से बोलते आए हैं, समझते आए हैं, वही होता है बच्चों। तो ये अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं कि भाई पृथ्वी द्वारा जो या किसी ग्रह द्वारा जो आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल होता है वही एक्चुअल में भार बल होता है बच्चों। ठीक है सर जी, W बराबर mg होता है। तो ये अपन इसको ऐसे देख सकते हैं बच्चों। एक मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी है बड़ी सुंदर सी अपन ने यहाँ पर लिए, तो इस पर बल कितना लगेगा, इस वस्तु पर लगेगा mg बल, ठीक है। और इसकी प्रतिक्रिया यहाँ होती है भाई, है ना, पृथ्वी के केंद्र पर ये क्रिया है, तो ये प्रतिक्रिया मानेंगे अपन यहाँ पर। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि भाई mg की प्रतिक्रिया कहाँ होती है। तो हमेशा याद रखिए वस्तु पर जो mg बल लगता है, भार बल लगता है ना बच्चों, W बराबर mg, इसकी प्रतिक्रिया पृथ्वी के केंद्र पर होती है। कि ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है, W बराबर mg, और बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, सबसे अच्छा फॉर्मूला है। कहां पर लगाना होता है, जनरली इसको बच्चों वस्तु के केंद्र पर लगाते हैं ना। इसका जो क्रियाकारी बिंदु होता है वो वस्तु का केंद्र होता है, वस्तु के केंद्र पर लगता है। कि ठीक है सर जी, कोई समस्या, W बराबर mg, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब दूसरी बात बच्चों कि g का वैल्यू वही, यदि पृथ्वी जो सतह है उसके समीप बात कर रहे हैं अपन, तब तो भाई साहब g बराबर अपन 9.8 और कितना बच्चों के सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ये कहां लेना है बच्चों अपन, कि नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस। के ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। कि सर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होगा तब क्या होगा, तब यहां पर भाई साहब g का मान बदल जाता है बच्चों। कि सर ज्यादा ऊंचाई पर क्या होगा, एट h हाइट बात करें अपन, तो ये वैसे ग्रेविटेशन में आएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको बच्चों। GH का मतलब h ऊंचाई पर पृथ्वी सतह से बच्चों। तो ये कितना आता है, g अपॉन कितना आएगा, 1 प्लस h बटे r का होल स्क्वायर। ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। तो जैसे जैसे h बढ़ेगा बच्चों तो ये चीज क्या होती है, कम होती है। तो पृथ्वी का आकर्षण घटता है बच्चों, है ना। तो ये जस्ट हमें लर्न करना है, याद रखना है। पृथ्वी जनरली अधिकतर केसेस में अर्थ सरफेस के अपन नजदीक बात करेंगे, तब तो वस्तु पर ये बल mg अपन ने वस्तु के केंद्र पर लगाना है और नीचे की तरफ लगाना है, मतलब ऊर्ध्वाधर नीचे की और वर्टिकली डाउनवर्ड लगाना है। कि ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। और अब बच्चों नेक्स्ट अपन एन अभिलंब प्रतिक्रिया बल की तरफ चलते हैं। अब तो पहले चारों बलों को अपन ब्रीफ कर लेते हैं, इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल लेंगे बच्चों। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तो बच्चों अभिलंब प्रतिक्रिया बल एक्चुअल में इस बल को कब परिभाषित किया जाता है, जब दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं बच्चों, तब वो एक दूसरे पर संपर्क बल लगाती है बच्चों। तो जैसे ये मान लीजिए कि एक वस्तु है, ये अपन ने एक सतह पर रख दी, तो भाई साहब यहां पर संपर्क बल लगेगा। यार संपर्क में है तो संपर्क बल लगेगा बच्चों, तो उसी का एक पार्ट है ये एक्चुअल में एन या अभिलंब प्रतिक्रिया बल। जैसे अपन इसको ऐसे समझे बच्चों, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये संपर्क में संपर्क बल लगेगा। मान लीजिए कोई यहां पर बाह्य बल अपन ये लगा दिया, संपर्क होने के बावजूद भी अपन ये लगा दिया बच्चों। तो यहां पर बच्चों दो तरह के बल यहां पर लगेंगे। जैसे कि सर कौन कौन से बल लगेंगे, एक तो भाई साहब जी अभी अपन बात करें तो पूरे बलों को मैं दर्शा देता हूं। तो कौन कौन से, कि सर एक तो ये mg लगेगा, ठीक है बच्चों। अब mg लगेगा, इस पर बच्चों एक तरह से दबाव बनेगा, ठीक है। और साथ साथ में यहां पर जब चलने की कोशिश करेगा बच्चों, चलने की कोशिश करेगा, अच्छा mg ये लगेगा ना यार बच्चों इस पर भार, तो भाई साहब यहां पर सहायक बल मिलेगा जमीन से, एक दबाव महसूस करेगी जमीन, तो उसकी प्रतिक्रिया भी मिलेगी, क्योंकि ये इसकी निचली सतह इसको दबा रही है बच्चों। तो यहां पर वो जो मिलता है वही तो एन है बच्चों, ये एन है बच्चों, है ना। और लेकिन हमने इसको आगे की तरफ प्रवृत्ति दे रखी है चलने की, तो पीछे यहां खुरदरापन होगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर एक और इस बल को हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स भी अपन मिलेगा बच्चों। तो एक्चुअल में जब वस्तु
संपर्क में होती है किसी सतह के इस तरह की कंडीशंस में, तो भाई साहब जी जो सतह है वो दो तरह के बल लगाती है। एक तो सतह के लंबवत दिशा में लगाएगी बच्चों इस तरह का बल, और एक बल लगाती है सतह के अनुदिश बच्चों। तो इन दोनों का जो परिणामी होता है उसे बोलते हैं संपर्क बल। तो इन दोनों का परिणामी संपर्क बल के संपर्क की वजह से ये उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए अपन ये यदि संपर्क में ना हो बच्चों तो डेफिनेटली ये दोनों बल गायब हो जाएंगे बच्चों, फ्रिक्शन भी गायब हो जाएगा, एन भी गायब हो जाएगा संपर्क की वजह से। तो इन दोनों का परिणामी संपर्क बल होता है कि ठीक है सर जी आपने थोड़ा बता दिया ये। तो पहले अपन संपर्क बल को समझ रहे हैं बच्चों। तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि वस्तु संपर्क में होगी भाई साहब तो एक दूसरे पर संपर्क बल लगाएंगे। अब अपन ने बात की कि सतह के अनुदिश बल घटक होता है, देखो ना यार सतह के अनुदिश ये घर्षण बल होता है अपना, और सतह के लंबवत दिशा में एक बल और लगता है बच्चों, है ना, वस्तु पर, क्योंकि वस्तु सतह पर टिकी हुई है तो एक बल और लगता है, उससे अपन बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इसका नाम ही अभिलंब है। ठीक है बच्चों, अभिलंब मतलब की ओर, लंबवत दिशा की ओर लग रहा है ये बच्चों। ठीक है कि सर जी बिल्कुल, ये तो हमें याद रखना है अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है कि सर वो एक सतह पर जब कोई वस्तु दबाव बनाती है, ठीक है, तो वो सतह भी क्या होती है बच्चों वस्तु की ओर और ऊपर की तरफ लंबवत दिशा में एक बल आरोपित करती है जिसे बोलते हैं अपन अभिलंब प्रतिक्रिया बल के। बिल्कुल सर जी कोई समस्या नहीं है। और भाई साहब जी यदि संपर्क छूट जाता है तो एन और एफ दोनों जीरो हो जाते हैं, ये भी हमें याद रखना है कि सर कोई समस्या नहीं है। और संपर्क बल की बात करें अपन कि संपर्क बल लगाती है तो इन दोनों का परिणामी होता है। तो इन जनरल अपन बात करें बच्चों तो यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं, तो यहां पर जो संपर्क बल का जो परिणामी है कि सर संपर्क बल, तो अपन इसको बच्चों इस तरह लिख सकते हैं संपर्क बल। तो संपर्क बल को एक्चुअल में कांटेक्ट फोर्स एफ सी, तो क्या आएगा कि सर दोनों का परिणामी होगा बिल्कुल एफ और एन का। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग कि सर जी फ्रिक्शन का स्क्वायर और ये एन का स्क्वायर, ये तो परिणामी बच्चों संपर्क बल ये होता है किसी सतह की वजह से जो परिणामी संपर्क बल होता है। तो हमें याद रखना है कि सर ये होगा एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर, स्क्वायर रूट के बराबर। ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, मतलब इसका इधर आएगा परिणामी यदि अपन इससे प्रवृत्ति में घर्षण बल लग रहा है तो। ठीक है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है एन को ही संपर्क बल मान लेते हैं, ध्यान रखना है शुरुआत में ही, वैसे घर्षण बल आगे आएगा पर मैंने शुरू में क्लियर कर दिया संपर्क बल एफ और एन दोनों का परिणामी होता है कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। और वही बातें अब कि एन के बारे में जो मैंने बताई है कि भाई साहब संपर्क छूट जाएगा सतह से तो एन जीरो हो जाएगा। ठीक है, वही देखो कि संपर्क टूट गया तो प्रतिक्रिया बल जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन शून्य हो जाएगा। उसके अलावा कि ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है एन वो सतह के अभिलंब दिशा में लगता है दबाव रूपी, क्योंकि एक वस्तु एक्चुअल में एक सतह पर दबाव बनाती है तो दबाव रूपी बल लगता है, उसी वजह से एन लगता है बच्चों। ठीक है, सतह के अभिलंब दिशा में। तो ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, बेसिक चीजें हमें याद रखना। अब इसमें एग्जांपल लेके बताता हूं कि अलग अलग परिस्थिति में जो एन होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल उसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं एफबीडी की हेल्प से। ठीक है, तो दो बल अपन ने सीख लिए, W बराबर mg, mg को लगाना है वस्तु के केंद्र पर लगाना है, और n को सतह के अभिलंबवत वस्तु की तरफ लगा सकते हो, 90 डिग्री पर लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इनको बिल्कुल गांठ बांध के समझ लेना है क्योंकि इन्हीं में पूरा रहस्य छुपा हुआ है। एक्चुअल में फोर्सेस का फीलिंग अपन ने क्लियर कर लिया तो मैट्रिक्स में दिक्कत आने वाली नहीं है बच्चों। तो ये हमारे लिए छोटी बातें हैं बट काफी महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों की। ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। विभिन्न स्थितियों में अभिलंब प्रतिक्रिया बल समझते हैं। तो सबसे पहले अपने पास बच्चों पहली स्थिति है, दूसरी सभी को मैं क्लियर करने वाला हूं। जैसे यहां पर ये मान लिया रेस्ट पर है बच्चों, इसको अपन ने मान लिया कि सर जी ये अपना रेस्ट पर मान लिया ब्लॉक। अब भाई साहब जी रेस्ट पर है तो सबसे पहले इस पर क्या लगेगा कि सर mg लगेगा, है ना बच्चों, mg, क्योंकि पृथ्वी तो लगाती है बच्चों वस्तु कैसे भी हो, चाहे हवा में हो चाहे टिकी हुई हो, mg तो लगेगा केंद्र पर। तो केंद्र अपन ने यहाँ बीचों बीच मान लिया अंदाजे से कि ठीक है सर जी। अब बच्चों ये देखिए रेस्ट पर है तो त्वरित नहीं है, तो इसका मतलब इस पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए। अब परिणामी बल शून्य होना चाहिए इसका मतलब mg के अलावा और कोई बल होना चाहिए कि mg लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, तो पृथ्वी तो लगा ही रही है, उसके अलावा ये mg पृथ्वी का है तो यहाँ पर एक बल और होना चाहिए ऊपर की तरफ, तभी तो ये रुका हुआ है बच्चों। रुका हुआ मतलब सभी दिशाओं में परिणामी बल शून्य, तो ऊपर की दिशा इस दिशा में परिणामी बल शून्य मतलब जितना नीचे की तरफ उतना ऊपर की तरफ, तो इस ऊपर लगने वाले बल को तो एन बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है, मैंने थोड़ा साइड में बना दिया, वैसे इसको यहीं से बनाते हैं बट अपन थोड़ा साइड में दर्शा सकते हैं ताकि इनको अपन समझ पाए कि सतह से लग रहा है बच्चों की। ठीक है सर जी, और ये केंद्र पर लग रहा है तो एन बराबर क्या हो जाएगा इस केस में बच्चों की, सर एन बराबर mg हो जाएगा। तो पहले कंडीशन में क्या आ गया बच्चों की, सर एन बराबर mg होगा। ठीक है, दबाव बन रहा है mg का सतह पर, सतह ने एक सहायक बल लगा दिया बच्चों लंबवत दिशा में कि सर कोई समस्या नहीं है। अब भाई साहब यहां पर बात करते हैं, देखो तो यहां पर mg तो लगेगा ही, अभी
बिल्कुल सर जी, एम जी लगेगा। एफ अपन ने ऑन लगा दिया अतिरिक्त बच्चों, अब क्या होगा देखो, इससे अपन ने मान लिया ये कोण अपना थीटा है, अब एम जी लग रहा है, एफ और लग रहा है बाह्यबल, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका एक घटक जिस तरफ हमें कोण पता होता है बच्चों, उधर कौन सा घटक था कि सर एफ कॉस थीटा, तो भाई साहब जी यहाँ तो आएगा एफ कॉस थीटा की सर कोई समस्या नहीं है, एफ कॉस थीटा। इधर क्या है बच्चों कि सर एफ साइन थीटा आएगा, ये एफ साइन थीटा। अब यहां पर बच्चों क्योंकि अभी भी, क्योंकि हो सकता है ये इतना अपर्याप्त है, तो अभी भी दबाव महसूस करेगी सतह, क्योंकि एमजीए और ये दबाव को कम कर रहा है, फिर भी यहां पर एक दबाव, तो उस दबाव की वजह से इसका भी रिएक्शन मिलेगा बच्चों, और वो एन लगाएगी। तो आप तो एन लगा सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि एन जीरो भी आ सकता है, बट एक बार तो एन लगा ही सकते हो आप, है ना। मतलब किधर लगा सकते हो, सतह से दूर वस्तु की तरफ लंबवत दिशा में लगा सकते हो, मतलब तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है कि सर कोई समस्या नहीं है, एन आपने लगा दिया। अब कि सर ये वैल्यू कितना होगा, तो भाई साहब ये यदि मतलब इधर कोई इधर इस दिशा में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो बाई दिशा में नेट बल शून्य होगा। ठीक है, तो नेट बल मान लीजिए इधर, चलो ये घर्षण नहीं है, यहाँ पर अपन ये मान रहे हैं अभी बच्चों, तो यहाँ पर मैं घर्षण नहीं है, तो म्यू बराबर जीरो, ये क्या होता है घर्षण गुणांक होता है, इसका मतलब म्यू बराबर जीरो लिख दिया, इसका मतलब घर्षण नहीं है, बिल्कुल सतह चिकनी है बच्चों, तो ये इधर भाई साहब चल पड़ेगी वस्तु। अब कि सर कैसे, अब एन का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पर बच्चों अपन इन दोनों को, क्योंकि पहले इधर ही अपन बाई दिशा में लगाए थे, तो जितना नीचे की तरफ उतना ऊपर की तरफ की बाई दिशा में कोई गति नहीं हो रही है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई ए वाई बराबर जीरो है, बाई दिशा में बच्चों त्वरण जीरो है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जितना ऊपर बल उतना नीचे की तरफ, मतलब एन, देयरफॉर अपन कह सकते हैं एन प्लस एफ साइन थीटा बच्चों, एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर कितना आएगा सर एम जी आएगा। तो भाई साहब एन का वैल्यू कितना आ गया कि सर एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ गया। इसका मतलब सर या तो पहले एन बराबर एम जी था, अब तो सर एम जी में से एफ साइन थीटा घट गया, तो सही भी है बच्चों ये, क्योंकि अब थोड़ा दबाव कम हो गया ना यार, इसका एक घटक क्या कर रहा है बच्चों, थोड़ा सा सतह पर दबाव कम कर रहा है, तो इसलिए तो कम हो गया एन का वैल्यू। एन तो जितना सतह पर दबाव, सतह जितना दबाव महसूस करेगी उस हिसाब से रिएक्शन मिलता है, तो ये इसलिए घट गया। तो अपने आप ये इक्वेशन डील कर लेते हैं। आपको तो एन को सतह के लंबवत वस्तु की तरफ लगा दो, एम जी को केंद्र पर लगा दो, और घटक घटक लेके फिर अपने आप इक्वेशंस बनाएंगे, तो एन का अपने आप सही सही आंसर आएगा, जिसको अपन आराम से फील कर सकते हैं। बाद में आंसर आने के बाद फील आ जाएगा कि हाँ यार ये कम कर रहा है दबाव थोड़ा, इसलिए एन कम आ रहा है, घट गया। ठीक है बच्चों, ये हमें याद रखना है कि सर ये वाला क्या करेगा, तो ये जो है एक्स दिशा में इसको त्वरित कर देगा ये वाला, तो वो अपन एफ कॉस थीटा बराबर एम इंटू एक्स लिख सकते हैं बच्चों। तो ये तो अपना वाई दिशा का डिस्कशन हो गया। अब यहां पर अपन चाहें तो अपन ये ले सकते हैं बच्चों, यहां पर अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई साहब एफ एक्स बराबर क्या होता है एम ए एक्स। ठीक है, एक्स दिशा में तो गति हो रही है ना यार, तो एफ एक्स कितना आएगा, एफ कॉस थीटा जाएगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और ये आएगा, मान लीजिए एम है तो एम ए, इसको अपन ने एक्स को ए लिख रखा है तो ए, तो इस तरह मतलब, तो धीरे धीरे सीखना है बच्चों, है ना। तो पहले तो एन का फील अपन थोड़ा सा और समझते हैं, और भी एग्जांपल लेने वाले हैं। जैसे ये मान लिया बच्चों, ये एक अपन ने मान लिया एक अनंत तल है बच्चों, इसको अनंत तल बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन या वेज बोलते हैं, तो ये अनंत तल बच्चों। तो यहाँ पर भाई साहब ये रख दिया, ये मान लीजिए फिसलते हो जा सकता है, क्योंकि अपन अभी घर्षण नहीं पड़ा ना अपन, तो अपन ये मान रहे हैं कि म्यू बराबर जीरो है सर, घर्षण है ही नहीं। अब बात करते हैं बच्चों कि सर इस पर लगने वाले बलों से एन, पहले तो बलों को दर्शाते हैं भाई। तो एम जी तो बच्चों हमेशा ये शाश्वत सत्य की हमेशा ये एम जी लगेगा, कहां लगेगा बच्चों कि सर वस्तु के केंद्र पर एम जी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगाना है एम जी को और वस्तु के केंद्र पर, तो ये पक्का हो गया। अब हम लोग एन के बारे में बात करें तो एन भी आप हमेशा क्लियर कर सकते हो वही सतह के संपर्क में, तो सतह के लंबवत वस्तु की तरफ एन लगा सकते हो लंबवत दिशा में। तो भाई साहब ये ऐसे ही आएगा कि बिल्कुल सर जी ये मैंने इधर बना दिया कि सर कोई दिक्कत नहीं है, एन इधर लगेगा ही लगेगा। नहीं तो इसमें बच्चों के दबाव, तो एन तो इसमें रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ इस पर दबाव आरोपित करेगी। तो अदरवाइज ये टूट के इधर चला जाएगा, इसका मतलब ये इधर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इससे एक सहायक बल मिल रहा है ताकि ये अंदर धस नहीं पा रहा। तो मतलब हमेशा याद रखो, तो एन लगाना ही होता है हम लोगों को, है ना, सतह के अभिलंबत। ठीक है बच्चों, सपोर्ट है एक तरह से, इसका सपोर्ट मिल रहा है इधर, जैसे ऐसे धक्का दे रहा हो ये। ठीक है, तो ठीक है सर जी, इसके लंबत अपन ने लगा दिया, तो दो ही बल है ये, तो मेन घर्षण अपन ने जीरो माना हुआ है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि रस्सी होती, स्प्रिंग होती, तब दूसरे बल आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो पृथ्वी का सदैव लगाना है संपर्क में, तो एन अपन सदैव लगा सकते हैं कि ठीक है सर जी। अब
कि सर ये वैल्यू कितना होगा, तो इस दिशा में गति नहीं हो रही भाई, इधर तो ये फिसलती हो जाएगा ना, तो इधर पहले अपन बैलेंस करते हैं बच्चों। देखो तो इसको कैसे ले सकते हैं अपन, ये थीटा है ना बच्चों, तो ये कितना होगा कि सर जी ये थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, कि सर जी बिल्कुल ये अपन इसको डॉट डॉट करके ऐसे बना देता हूं बच्चों में, कि सर जी ये पूरा एंगल कितना, ये थीटा, तो ये भी वो तो बराबर ही है बच्चों, है ना, तो ये कितना आएगा कि ये समांतर है ना बच्चों, चाहे यहां से नापो चाहे वहां से नाप लो, चलो मैं यहीं से नाप देता हूं, तो ये कितना आ गया कि सर जी ये जाएगा अपने पास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा कि ये, और ये 90 डिग्री पर है, तो ये वापस से थीटा हो जाएगा बच्चों, ये थीटा, ठीक है बच्चों, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये कितना होगा, वापस से थीटा होगा। अब mg को अपन तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। ब्रेक करने का रूल क्या होता है, जिधर जिस तरफ से थीटा पता होता है उधर कॉस घटक आता है बच्चों, तो इधर क्या आएगा कि सर जी इधर आएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा आएगा, और इधर इधर cos थीटा, तो इधर क्या आएगा बच्चों कि सर इधर आएगा अपना sin थीटा, भाई इधर mg cos थीटा, तो इधर क्या आएगा अपने पास mg sin थीटा आएगा भाई, mg sin थीटा, तो ये पहले भी आया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, वही चीज है, mg cos थीटा, इधर आ गया mg sin थीटा। तो भाई साहब इसको अपन ने ब्रेक कर लिया, क्योंकि अपन ने मालूम है कि गति इस तरफ हो रही है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग बात करें कि सर जी इसमें क्या कुछ होगा। देखो भाई इधर तो कोई गति नहीं हो रही ना, जितना मतलब इसका मतलब आनत तल की सतह के लंबवत जितना बल है उतना ये नीचे की तरफ होगा, तो इन दोनों को संतुलित कर सकते हैं। पर जिस दिशा में गति नहीं हो रही हो बच्चों, चाहे वो कोई सी भी हो, भले ही वस्तु इधर चल रही है पर इधर कोई गति नहीं हो रही है ना 100% बच्चों इस दिशा में, या इस गति का इधर घटक 0 ही आएगा, तो इधर कोई गति नहीं हो रही, क्योंकि ये इधर गति होती तो धस जाता ही, और इधर गति होती तो हवा में उछल जाता, इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा, तो इधर के बलों को हम लोग संतुलित कर सकते हैं, जितना ऊपर की तरफ उतना नीचे की तरफ। तो कितना आएगा इस केस में, तो हम लोग कह सकते हैं वाई डायरेक्शन में तो अपना जाएगा, ये वाई डायरेक्शन मान लेते हैं अपन, तो क्या आएगा n बराबर mg cos थीटा, तो बिल्कुल सही है बच्चों। तो यहाँ पर n का और ही मान आ गया बच्चों, ये अपन डायरेक्टली याद रखना है, कैसे आया वो समझा दिया। और कि सर जी ये तो अपन ने ये लंबवत दिशा में मान लिया। अब आनत तल के अनुदिश बात करें बच्चों, आनत तल के अनुदिश बात करेंगे तो ये तो क्या करेगा बच्चों, गति कराएगा। तो कितना आएगा कि सर जी ये mg जो sin थीटा है ये तो गति कराएगा बिल्कुल बच्चों, तो f बराबर क्या होता है ma, तो ये तो ma मतलब ये त्वरित करा देगा, फिसलाते हुए लेके आएगा, तो इसका मतलब ये m से m कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया g sin थीटा। ये छोटे छोटे रिजल्ट अपन ने याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई यदि ब्लॉक है बच्चों और वो घर्षणहीन आनत तल पर रखा हुआ है, आनत तल का कोण थीटा है, तो कितने त्वरण से फिसलते हुए आएगा जी साइन थीटा से। तो ये रिजल्ट भी हमारे लिए काम आता है बच्चों, डायरेक्टली कि बार बार ये कौन करेगा, ये एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, ये तो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि घर्षण वाले सवालों में भी ये काम आएगा। तो बार बार अपन नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली एम जी कॉस थीटा इधर एम जी साइन थीटा, एम जी जो इधर लगता है उसको डायरेक्टली अपन एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा ऐसे लगाने की आदत डालनी है बच्चों। और यदि कोई घर्षण नहीं है तो जी साइन थीटा से ये फिसलती हुई आएगा। और कितना दबाव महसूस कराएगा सतह को इस कंडीशन में, जब ये चिकने आनत तल पर फिसलती हुई आ रहा है, तो एम जी कॉस थीटा का दबाव बनाएगा बच्चों। बाय द वे के दबाव बनाएगा तभी तो एन मिल रहा है सतह से। अब थीटा 90 कर दो आप, जैसे मान लीजिए, या थीटा 0 कर दो आप, तो चलो चेक करके देख सकते हैं अपन। थीटा 0 कर देंगे तो ये स्थिति बन जाएगी बच्चों कि थीटा 0 करती तो ये बिल्कुल सतह समतल हो जाएगी। तो cos 0 1 होता है तो n बराबर mg यही आ गया बच्चों। उसके अलावा थीटा 90 कर दीजिए आप, थीटा 90 करेंगे ना बच्चों, तो ये एक्चुअल में थीटा 90 करते वैसा ऐसी कंडीशन बन जाएगी, तो ब्लॉक तो वैसा कई का दबाव बनेगा, सीधे गिर जाएगा वो, तो दबाव बनाते हुए थोड़ी गिरेगा वो, ठीक है, सीधे ही ऐसे गिर जाएगा। तो n 0 आ जाएगा cos 9 थीटा 90 पर cos 90 0 होता है, इसलिए तो इन बातों को रियलाइज कर सकते हैं कि बिल्कुल सही है। या कोई भी चीज है आप अपने हाथ पर मान लिए या रजिस्टर पर आप रख के उसको धीरे धीरे करोगे तो डेफिनेटली क्या होता है बच्चों, एन थीटा बढ़ने पर एन कम होगा, क्योंकि थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा कम होता है। तो ये चीजें रियलाइज कर सकते हैं अपन, फील कर सकते हैं कि सर कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखो भाई और भी अपन ने सजेशन लिए हैं, जैसे मान लिए एक के ऊपर ये एक बड़ी किताब फिर छोटी किताब, सबसे छोटी किताब मान ली, ऐसे मान सकते हैं बच्चों, या ब्लॉक्स मान सकते हैं। ये सबके अलग अलग द्रव्यमान है, m1 m2 m3। हमसे ही पूछा गया बता मेरे भाई, जैसे अपन खुद ही निकालें। जैसे यहां का मैं n1 डिफाइन कर देता हूं, यहां पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल वो n1, इन दोनों के बीच जो लगेगा इस सतह से इस सतह पर जो दबाव बनेगा उससे यहां पर n2 उत्पन्न होगा,
और यहाँ पर N3 उत्पन्न होगा बच्चों, ऐसे मान लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर दबाव क्या होगा, केवल M1G का दबाव होगा। तो अपन डायरेक्ट ही कॉमन सेंस से कर सकते हैं और अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो N1 मतलब N1 यहाँ उत्पन्न हो रहा है इस सतह पर, तो यहाँ पर कितना दबाव, तो केवल एक के भार के कारण, तो N1 बराबर कितना आएगा कि सर M1G जाएगा। और यहाँ पर दबाव कि सर दोनों का, दोनों इकट्ठे हो गए ना यार यहाँ तक, तो ठीक है, एक के ऊपर एक है तो वजन यहाँ पर और ज्यादा, भाई एक उंगली यहाँ फंसाओ आप, ठीक है, तो एन महसूस करो आप। एन मतलब दबाव, जितना उंगली दबाव महसूस करेगी, या अपना हाथ फंसा लो, जितना हाथ दबाव महसूस करेगा उतना ही यहां से एन मिल रहा था बच्चों, ठीक है। तो यहां पर एक बार उंगली या अपना हाथ यहां फंसाओगे तो आपको लगेगा दोनों का वजन महसूस करेगा, दबाव महसूस करेगा आपका हाथ। तो वहां पर N2 का वैल्यू कितना आएगा सर, डेफिनेटली N2 का जो वैल्यू है ना बच्चों, वो दोनों के भारों के योग के बराबर M1G प्लस M2G जाएगा बच्चों। और भाई साहब जी यहां पर यदि आपने अपना हाथ फंसा दिया इस जगह पर, तो भाई सबका दबाव महसूस होगा, सभी का भार जुड़ जाएगा। तो डेफिनेटली क्या आएगा बच्चों, ये तो कॉमन सेंस से बता दिया मैंने। तो M1G सभी का भार जोड़ दीजिए कि बिल्कुल सर ये आ जाएगा। तो कॉमन सेंस से काम चल जाता है बच्चों, मतलब जेईई मेंस और नीट तक तो काम चल जाता है, पर इसमें परफेक्टली डेप्थ तक जाए अपन तो सबको अलग अलग करना होता है। जैसे इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो एक्चुअल में इस पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं बच्चों, जैसे अपन बनाए इसका, तो क्या आएगा कि M1 बच्चों, एक बार ये वापस से अपन लिखते हैं, देखो जैसे इसका बनाऊं बच्चों तो क्या बनेगा M1, अरे यार क्या हो रहा है अभी, तो हो सकता है बच्चों ये काफी सेंसिटिव हो गया है अभी, तो उस तरफ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो वापस प्रयास करता हूं, मैं यही बना देता हूं, या तो देखो भाई साहब ये M1 ये मान लिया अपन ने, ठीक है, और इधर क्या लगा कि सर ये M1G, और यहां से भाई साहब जी इसको लगेगा N1, ये लगेगा बच्चों। इसी प्रकार इसका बनाएंगे ना अपन FVD बच्चों, तो ये इसी की स्थिति है। इस पर बात करेंगे अपन, तो M2 का जो बनेगा ना बच्चों, M2 का, तो M2 का एक तो भाई साहब इस पर ये लगेगा ही लगेगा, ये M2G लगेगा कि बिल्कुल सर जी, ठीक है बच्चों। और इसने इस पर N1 लगाया, तो भाई साहब ये दबाव बना रहा था ये, तो इसका ये प्रतिक्रिया होगी वो अपन ने N1 ऐसे दर्शानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, दो सतह के संपर्क में है बीच वाला, तो ऊपर वाला दबाव बना रहा था तो वो दबाव N1 था एक्चुअल में, उसी की प्रतिक्रिया इसने N1 दी है। फिर दोनों की बराबर विपरीत होती है ना, इसलिए बच्चों की बिल्कुल सर जी। और भाई साहब जी अब ये दोनों तो इसको नीचे की तरफ दबा रहे हैं, फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब इससे इसको सहायक बल मिल रहा है। वो सहायक बल एक्चुअल में ये इन दोनों का दबाव से प्रतिक्रिया ही है, ठीक है। इसको प्रतिक्रिया मिलेगी इसको, मतलब क्योंकि ये दोनों मिलकर दबाव बना रहे हैं, तो ये प्रतिक्रिया वो होगा आपका, क्या होगा बच्चों, N2 होगा। तो N2 का वैल्यू कितना होगा, देखो ना आप N2 का वैल्यू कितना आ गया कि M2G, क्योंकि रेस्ट पर रही है तो M2G प्लस N1, तो N1 का वैल्यू यहां से M1G के बराबर है। तो ऐसे मतलब अलग अलग भी अपन समझ सकते हैं बच्चों, मतलब अलग अलग इनको सेपरेट करके भी अपन समझ सकते हैं, ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस से भी बन रहा है बच्चों। अब हम लोग बात करें, जैसे ये अगली कंडीशन पर आते हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें हम लोग जैसे ये मान लिया अपन स्थिति बच्चों। अब यहां पर भाई साहब जी कौन कौन से बल लगेंगे, ये रेस्ट पर मान लो आप, खुरदरा मानो, क्योंकि ये या तो चलेगा, ये अपन ये मान रहे हैं कि ये थोड़ा सा ये खुरदरा मान लेते हैं अपन, ताकि ये मतलब फिसल नहीं रहा बच्चों, ये ऐसे मान लिया फिसल नहीं, रुका हुआ है। तो भाई कौन कौन से बल लगेंगे, एक तो mg लगेगा, ठीक है बच्चों, और मान लीजिए ये रुका हुआ है तो यहाँ पर भाई साहब फ्रिक्शन की हेल्प से रुकेगा, ये खुरदरेपन की वजह से ये, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या लगेगा, वो सतह के अनुदिश लगता है कि सर कोई समस्या नहीं है। अब कि सर जी ये धक्का दे रहे हो आप, ठीक है, तो सतह पर दबाव इधर ही तो लगेगा बच्चों, तो उसका एक नॉर्मल रिएक्शन बच्चों यहां पर उत्पन्न होगा, एक क्योंकि इस पर दबाव, तो इससे क्या एन लगाएगी सतह बच्चों वस्तु की तरफ और सतह के लंबवत दिशा में, तो यहाँ n बराबर f हो जाएगा बच्चों। तो इस केस में क्या होगा सर, n बराबर क्या होगा बच्चों, n बराबर f होगा। मतलब इसमें तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, कभी तो बच्चों जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक था, केवल ऐसे रखा हुआ था ब्लॉक जमीन पर रेस्ट पर, तो n बराबर mg था, फिर जैसे ही अपन ने उसको टेढ़े फोर्स से ऐसे खींचा बच्चों, तो दबाव कम हो गया f sin थीटा की वजह से, तो mg माइनस f sin थीटा n का मान आया, और एक आनत तल पर फिसलती हुई जा रहा था, तो n बराबर mg cos थीटा आया। तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आता है, और ये बिल्कुल अपन ने 90 डिग्री वाली स्थिति में कर दिया, बट अपन ने दबा दिया इधर से, ठीक है, तो दबाव मिल गया। अदरवाइज ये नहीं लगाएंगे तो देखो ना f जीरो कर दोगे तो n बराबर जीरो हो जाएगा,
जो कि mg cos थीटा वाले रिजल्ट की तरह है बच्चों, ठीक है। पर इसकी वजह से ये दबाव, ये F का दबाव यहां पहुंच जाएगा, तो इससे भी क्या होगा, इस दीवार से एक सहायक बगल मिलेगा बच्चों, ये तो इसमें छेद हो जाता बच्चों, तो n बराबर F आएगा, ठीक है सर जी। ये तो ये सब बातें अपने क्लियर होनी चाहिए, रटना नहीं है। n बराबर कभी mg होता है, कभी mg cos थीटा होता है, कभी mg माइनस f sin थीटा होता है, कभी n बराबर बाह्य बल F के बराबर भी होता है। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर करना है कि n कैसे उत्पन्न हो रहा है, सतह पर, जो सतह जिस पर बॉडी टिकी हुई है, ठीक है, या वस्तु या ब्लॉक संपर्क में, उस सतह पर दबाव कई बार होता है, तो उस दबाव की वजह से आप ऐसा एन लगा हुआ मान सकते हैं बच्चों, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एन की दिशा सतह के लंबवत होगी, वस्तु की तरफ होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया भाई। अब बच्चों एक अभी तो एक तीसरा बल है अपने पास अभी, तनाव बल। तो तनाव बल एक्चुअल में रस्सी वगैरह में अपन डिफाइन करते हैं, तार वगैरह में, ठीक है। जब इन पर कोई चीज ऐसे लटका दी जाती है तो इसमें ये खिंचाव उत्पन्न होगा बच्चों, है ना। ये डेफिनेटली अपन समझ सकते हैं कि कोई भारी वस्तु लटकाएंगे तो इसमें इस भार बल की वजह से ये खिंचेगा, तो इसमें जो अंतराण्विक दूरी है बच्चों, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो थोड़ी बढ़ेगी बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इसको उसकी वजह से, जैसे स्प्रिंग खिंच जाए वैसे क्या होगा, ये रस्सी खिंच गई है बच्चों, तो इसकी वजह से यहां पर अपन ऐसा मान सकते हैं कि भाई mg तो लग ही रहा है। अब ये बताओ mg लग रहा है फिर भी ये गिर नहीं रहा, इसका मतलब इसको रस्सी ने कोई ना कोई सहायक बल उपलब्ध करवा रखा है, नहीं तो ये गिर जाता बच्चों, इसको कट कर दीजिए, गिर जाएगा। इसका मतलब इससे पूछोगे तू यार रुका हुआ कैसे है, मान लीजिए ब्लॉक से पूछो पुचकार के कि हे ब्लॉक तू गिर कैसे नहीं रहा यार, तू हवा में कैसे ठहरा हुआ है, तो उसका जवाब क्या होगा कि मेरे भाई मैं गिर जाता, ठीक है, तेरे तो यहाँ जमीन भी नहीं है तो भी तू हवा में कैसे लटका हुआ है, तो उसका जवाब होगा कि रस्सी ने मुझे सहायक बल दे रखा है बच्चों, ठीक है, रस्सी ने ऊपर की तरफ तक, वो मुझे गिरने नहीं दे रही है बच्चों। ये तो तनाव बल यहां पर उत्पन्न होगा बच्चों, क्योंकि यहां पर ये खिंच जाएगा, ठीक है, तो वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है, तो वो बॉन्ड इस वाले ये बिंदु यहां जोड़ रखा है ना इससे, तो बिंदु भागने की कोशिश करेगा, पर अंदर के जो दूसरे जो एक तरह से अणु है वो उस बिंदु को, जो अणु यहां पर चिपक गए, एक तरह से बांध दिए अपन ने, उनको अलग नहीं होने देंगे, बल्कि उनको, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है तो उस वजह से एक तनाव बल अंदर की तरफ लगेगा बच्चों इस प्रकार, क्योंकि ये बिंदु इधर खिंच रहा है, तो ये इसके साथ ही नहीं चाहेंगे कि ये बिंदु हमसे छिटक के अलग हो जाए, बल्कि उसको वो अंदर की तरफ भी खींचेंगे कि तू हमसे दूर मत जा, तो वैसे कुछ स्थिति होती है बच्चों। तो ये तनाव बल क्या होता है, ये अपन रस्सी के सिरों पर, तार के सिरों पर दर्शाते हैं, इसीलिए कि ये जनरली खींचते हैं बच्चों, और खींचने पर ही तनाव बल उत्पन्न होगा। यदि कोई रस्सी ऐसी बिल्कुल सिलवली है, इकट्ठी कर रखी है, तो कई का तनाव, खिंचाव से ही तनाव उत्पन्न होगा। दिशा जनरली क्या दर्शाते हैं अपन, जनरली सामान्यतः, सामान्य स्थितियों की बात कर रहा हूं बच्चों, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, नीट और जेईई मेंस में एकदम से कि जनरली 99% सामान्य स्थिति लेके ही चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो अपन बहुत ज्यादा, मैं एकदम आपको मतलब परेशानी पैदा नहीं करूंगा, जो टू दी पॉइंट बात करेंगे अपन, तो वैसे ये पॉइंट खींचते हैं। तो यहां पर क्या होता है, अपन बच्चों यहां पर जो तनाव बल लगेगा वो सिरों पर दर्शाते हैं, और किधर बच्चों, ये अपन सिरों पर रस्सी की तरफ होता है तनाव बल का मान, और रस्सी खींचेगी तभी इसका मान आएगा, तो यहाँ T बराबर mg आएगा इस परिस्थिति में बच्चों, T बराबर mg, ठीक है। तो ये आगे कि सर कोई समस्या नहीं है। इसकी जो थ्योरी की बात करें, जो मैंने बताया आपको, ठीक है, यदि रस्सी आदर्श है तो भाई साहब उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होगा, सब जगह तनाव एक जैसा होगा बच्चों। कभी रस्सी नहीं रस्सा होता है, तब तो भाई साहब रस्सा होगा तो ये वाला बिंदु तो और भी परेशान हो जाएगा। अभी तो क्या होगा, मान लीजिए बिल्कुल हल्की फुल्की रस्सी है, नगण्य द्रव्यमान की मतलब, है ना बच्चों, और ये 10 किलो लटका रखा है, तो 10G 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन सभी बिंदु लगभग बराबर परेशान होंगे। पतला सा तार है, मतलब लोहे का, ऐसा मान लो आप, है ना, कभी मजबूत तार है तो करीब 100 न्यूटन सभी तनाव में होंगे, मतलब, है ना। बट भाई साहब ये यहां पर कोई बड़ा रस्सा, मोटर रस्सा बांध दिया, लटका दिया, जैसे खुद का ही वजन 5 किलो है, तब तो भाई साहब क्या होगा, जैसे ये बिंदु सबसे ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि वो इस रस्से के वजन से और इससे दोनों से परेशानी उत्पन्न होगी ऊपर तो बच्चों। तो जो भारी रस्सियां होती हैं उसमें अलग अलग बिंदुओं पर तनाव भी क्या हो सकता है बच्चों, अलग अलग आ सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये बेसिक बात है बच्चों, जो हमारे दिमाग में एक बार क्लियर रखना है। इन सभी बातों को मैंने यहाँ कवर किया हुआ है। जैसे बात करें कि आदर्श रस्सी के तो द्रव्यमान नगण्य मानते हैं, इसका विस्तार नहीं होता है, सब जगह तनाव समान मान सकते हैं आदर्श रस्सी में, ठीक है बच्चों, पर भारी रस्सी में अलग अलग होगा भाई। तो वही है, प्रत्येक बिंदु पर तनाव समान आएगा। जैसे बहुत हल्की फुल्की रस्सी मान रहे हैं अपन, लटकाए गए द्रव्यमान की तुलना में, जैसे ये 10 किलो है, ये केवल 1-8 ग्राम का कोई लोहे का तार हो ऐसे, तब तो अपन नगण्य मान लेंगे, आदर्श मान लेंगे उस तार को बच्चों। इसी प्रकार अपन बात करें कि जो गैर आदर्श रस्सी होती है, नॉन आइडियल स्ट्रिंग या भारी रस्सी, उसमें अलग अलग बिंदु पर तनाव का मान अलग अलग मिलेगा, क्योंकि खुद रस्सी या रस्से का भार भी
तनाव परिवर्तित कर देता है बच्चों। ठीक है, ये अपन ने समझ लिया। उसके अलावा कि इसकी दिशा मैंने बताया, सिरों पर दर्शाते हैं अपन और रस्सी की तरफ लेते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनमें अपने बच्चों बलों का भाव छुपा हुआ है, इनको याद रखना है। यदि ऐसी कुछ स्थिति है कि एक लटकाया दूसरा लटकाया, दो रस्सियां अलग अलग हैं, तो इसका जो तनाव होगा बच्चों, इसका जो तनाव होगा, जैसे इसकी बात करें अपन तो ये M2G, ठीक है बच्चों, ये आएगा। और यहां पर अपन कैसे दर्शाएंगे, सिरों पर, तो सिरों पर और रस्सी की तरफ। तो यहां पर अपन मान लीजिए इस तनाव को ले लेते हैं अपन T1, T2 नाम देता हूं चलो, क्योंकि ये M2 के पास में इसलिए T2। तो T2 बराबर तो कितना जाएगा, T2 बराबर आ जाएगा कि सर T2 बराबर तो M2G आ गया, क्योंकि यही इसको रोके हुए है, और तो कोई इसके इर्द गिर्द कोई बल है ही नहीं बच्चों, दो ही बल है, क्योंकि M तो लगेगा नहीं कि जमीन तो बहुत दूर है। अब इससे पूछें कि तू कैसे रुका हुआ है मेरे भाई, तो ये कहेगा देख मेरे को दो रस्सियां हैं, एक रस्सी तो मुझे खींच रही है, देखो ना यार इधर, क्योंकि देखो ये बिंदु खींचेगा, इस तरह खिंचा हुआ है, तो ये पॉइंट भी, तो यहां पर तनाव बल क्या होगा बच्चों, हमेशा क्योंकि ये खिंचा हुआ है, ऐसे कोई चीज खिंच रही है तो अंदर की तरफ भी लगेगा वो, तो ये खिंची हुई स्थिति में बच्चों अंदर की तरफ, तो T2 भी इधर ही आएगा भाई। ठीक है, इसको आप ऐसे समझना है कि तनाव बल के दोनों सिरे खिंचे रहेंगे बच्चों, ये वजन ये ज्यादा है ना बच्चों, ये तो ये टूटने की कोशिश करे तो ये खिंचा रहेगा, तो इसलिए अंदर की तरफ भी लगेगा। ठीक है, और वैसे भी लिखा हुआ है, अपन ने ये चीज मेंशन कर दी है कि रस्सी की ओर ही लेते हैं, सिरों पर और रस्सी की तरफ। तो एक सिरा ये, एक सिरा ये, तो रस्सी तो इसके सापेक्ष नीचे है ना रस्सी यार, ये सिरा इसकी रस्सी नीचे है तो नीचे की तरफ। इसकी बात करें अपन तो इसके सापेक्ष रस्सी ऊपर है, तो इसकी वजह से ये T2। और आदर्श में तो दोनों सिरों पर तनाव बराबर ले सकते हैं, आदर्श रस्सी में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी का भी तो लगा लेना पड़ेगा, तो ये लगेगा अपना M1G लगेगा बच्चों। अब यहाँ पर ये देखिए, तो ये रस्सी तो भाई साहब इसको तो खींचने का काम कर रही थी ना, तो वो T2 तनाव खींच रहा था इसको, M1G लगेगा। और यहां पर क्या लगेगा कि सर जी ये यहां पर अपन बात करेंगे तो एक इस तनाव को, इस पहली रस्सी मान लेते हैं, इसमें तनाव T1 मान लेते हैं, तो इसके सापेक्ष इसकी रस्सी ऊपर है, इस बिंदु की रस्सी, तो ऊपर की तरफ ही लगेगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। तो दोनों सिरों पर अपन तनाव की दिशा अलग अलग आती है बच्चों, देखो कि एक सिरा जैसे इधर है नीचे, तो रस्सी ऊपर है तो ऊपर की तरफ लगेगा, रस्सी की तरफ लगता है ना यार, सिरा ऊपर है पर रस्सी नीचे है, इसके सापेक्ष तो नीचे की तरफ लगेगा, इसके सापेक्ष रस्सी ऊपर है तो ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये भी कहेगा कि मैं भी रुका हुआ हूं, तो इसके सराउंडिंग, इसके आसपास के बलों पर ध्यान दिया जाता है। तो इसके आसपास तो है ना बच्चों, ये MG और ये T2 और ये T1 ही है, तो इनकी वजह से ये स्थिर है। तो दूर क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में यही एक खासियत होती है कि फ्री बॉडी डायग्राम में, मुक्त वस्तु चित्र में वस्तु पर लगने वाले बलों से ही हिसाब लगाते हैं अपन। तो अपन इसमें कॉमन सेंस नहीं लगा रहे, बल्कि T1 को इन दोनों के बराबर, क्योंकि ये दो लोग नीचे लग रहे हैं, ये ऊपर लग रहा है, फिर भी ये रेस्ट पर है, इसका मतलब बलों को अपन बराबर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो T1 बराबर कितना आएगा कि सर जी T1 बराबर M1G और प्लस क्या आएगा बच्चों, T2 आएगा, जबकि T2 का वैल्यू अपन ने ये ऑलरेडी निकाल लिया बच्चों। तो कितना आ गया कि सर M1G और प्लस कितना आएगा बच्चों, T2 की जगह M2G, तो M2G, तो दोनों का भारों के योग के बराबर। सही है ना यार, तो पहली रस्सी की तकलीफ ज्यादा होगी ना, दोनों का भार जुड़ गया। कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, इस रस्सी में तनाव बल अपन दोनों के भारों के योग के बराबर, क्योंकि आप एक बार ऐसे पकड़ के देखो आप, तो डेफिनेटली दोनों का जितना वजन है उतना अपन ने इसको होल्ड करना पड़ेगा, इससे तनाव ज्यादा आ रहा है। और बाय द वे अपन यहाँ हाथ लगाएंगे बच्चों, तो केवल अपन है यहाँ अपन इस रस्सी पर ऐसे करेंगे, तो भाई साहब इसका भार से ही अपने हाथ में जोर लगेगा। ठीक है बच्चों, इसके भार की वजह से, तो इसलिए तनाव दोनों बिंदु पर अलग अलग आ रहा है। तो एक तरह से नीचे लटके हुए भार से डिसाइड होता है। इस तरह की स्थिति में यदि कोई निकाय त्वरित नहीं हो रहा है, रुका हुआ है बच्चों, तो किसी बिंदु पर तनाव अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह के रुके हुए निकायों में उस किसी बिंदु पर तनाव क्या होगा, नीचे लटके हुए भार के बराबर डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं। हाँ, यदि वो चल रहा हो ऊपर या नीचे की तरफ, तब तो हम लोगों को बच्चों फिर F नेट बराबर A में लगाना होता है, वो अपन सिंपल गति में समझेंगे बच्चों। फिलहाल अपन सिंपल रुकी हुई कंडीशन में बात कर रहे हैं, तब तो रुके हुए भार के, जो लटके हुए भार के बराबर तनाव बल को कर सकते हैं बच्चों के साथ। ठीक है सर जी, इन बातों को हम लोग ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जैसे आएगी तो मैं आपको वापस रिवाइज कराऊंगा बच्चों। अब नया बल है अपने पास, स्प्रिंग बल। तो वैसा स्प्रिंग में परिभाषित किया जाता है, स्प्रिंग ये, तो यदि स्प्रिंग में कोई बच्चों कोई इसमें अतिरिक्त खिंचाव ना हो बच्चों, इसमें आगे मतलब इसमें वितरण नहीं हो अतिरिक्त, ना इसमें संपीड़न हो, तो इसे बोलते हैं अपन नेचुरल लेंथ में है ये। ठीक है, प्राकृतिक लंबाई में है, इसे बोलते हैं नेचुरल लेंथ लेवल बोलते हैं। इसलिए नेचुरल लेंथ लेवल मतलब प्राकृतिक लंबाई स्तर।
नेचुरल लेंथ लेवल NLL के, ठीक है सर जी। और इसको अपन माध्य स्थिति बोलते हैं, ठीक है, मीन पोजीशन भी बोलते हैं बच्चों की। यहाँ पर बल नहीं लग रहा है स्प्रिंग में, ठीक है। अब जैसे भाई साहब अपन इसको खींचेंगे, इधर खींचेंगे तो भाई साहब अंदर की तरफ एक बल लगने लगेगा। अरे कोई भी स्प्रिंग को अपन खींचते हैं तो अपन ऐसा लगता है, महसूस होता है बच्चों कि स्प्रिंग भी उसको विपरीत दिशा में खींच रही हो, ठीक है। या किसी स्प्रिंग को दबा देते हैं अपन तो दबी हुई स्प्रिंग भी हमारे हाथ को इधर धक्का देती है, तो डेफिनेटली क्या होता है बच्चों, स्प्रिंग भी बल लगाती है, तो वो उसको अपन महसूस कर सकते हैं रियल लाइफ में बच्चों। तो यहां पर अपन बात करेंगे, ये स्प्रिंग है, तो अभी तक तो इसमें एक नियतांक और होता है के, उसको भी मैं अभी लिंक करूंगा। फिलहाल अपन ने मान लीजिए इसको खींच दिया बच्चों, ये भाई साहब जी अपन ने खींच दिया, तो इसमें मान लीजिए एक्स का विस्तरण कर दिया, तो भाई साहब जी स्प्रिंग में अपन ने इधर खींचते हैं तो ये इधर आने की स्प्रिंग बल क्या करेगा, उसको इधर लेके आएगा, तो ये स्प्रिंग बल इसमें विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, एफ एस नाम दे देता हूं बच्चों। और कई बार जब अपन स्प्रिंग को बच्चों नेचुरल लेंथ लेवल से, ठीक है, जब स्प्रिंग दबी होती है इस तरह की, ठीक है, जिस एक्स, तो ये स्प्रिंग बल इधर लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा क्या चाहेगी, स्प्रिंग हमेशा अपनी प्राकृतिक लंबाई में रहना चाहती है बच्चों, ठीक है। तब उस पर स्प्रिंग बल लगेगा क्या बच्चों, आगे की तरफ लगेगा। यदि वो दबी हुई है तो आगे इस तरह लगेगा, खुलना चाहेगी। और अब अतिरिक्त आपने बढ़ा रखी है, विस्तृत स्प्रिंग है, तो वापस से वो इधर पूर्व स्थिति में आने की कोशिश करेगी। तो स्प्रिंग बल की दिशा, इसको जो विस्थापन देते हैं बच्चों अपन, उसके विपरीत होती है। अपन ने आगे खींचा तो ये पीछे की तरफ लग रहा है, अपन ने पीछे की तरफ दबा दिया तो ये आगे की तरफ लग रहा है। तभी तो इसको बच्चों कैसे देते हैं अपन, वो अपन यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूं। इसका जो फॉर्मूला है एफ एस बराबर, वो अपन माइनस के एक्स लिखते हैं, वो ठीक है, क्योंकि वो दिशा विपरीत होती है ना, इसलिए बच्चों। हाँ, परिमाण रूप में अपन ने के एक्स ही लेना है, लॉजिक से आपको याद रखना। परिमाण रूप में इन मैग्नीट्यूड की बात करें अपन, इन मैग्नीट्यूड, तब तो अपन ने यही काम आएगा, मैग्नीट्यूड ही याद रखो आप। तो मैग्नीट्यूड एफ एस बराबर क्या लेना है अपन ने, के एक्स ही लेना है बच्चों, के एक्स, ठीक है। ये ही आपको ज्यादा याद रखना चाहिए। ये तो खैर अपन ने लॉजिक से मालूम है यार, कॉमन सेंस इतना तो हमारे अंदर विकसित ही हो जाता है बच्चों, ठीक है, कि इधर अपन ने खींचने का इधर लगेगा स्प्रिंग बल, दबा रखा है तो स्प्रिंग इधर धक्का देगी, ठीक है। कॉमन सेंस याद रखिए, डायरेक्शन का चक्कर मत पालिए कि ठीक है सर जी। के क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग नियतांक बच्चों, ठीक है। तो स्प्रिंग जो कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग या बल नियतांक भी बोलते हैं कई लोग इसे, तो वो भी ठीक है, फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक स्प्रिंग के संदर्भ में बात हो रही है, इसलिए तो इसका जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है कि ये कितनी हार्ड है, स्प्रिंग कितनी हार्ड है, कठोर है, या कितनी मुलायम है, उस पर डिपेंड करता है बच्चों। तो उसको मैं यहाँ बताता हूँ, के का मात्रक क्या आएगा, वैसे न्यूटन अपॉन मीटर आएगा भाई, ठीक है। तो के बारे में यही बताया था बच्चों में एक दूसरे मतलब कलर से, कि यहाँ पर स्प्रिंग जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, बिल्कुल सर जी, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा भाई, न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन पर मीटर होगा। और इसके बारे में और क्या, तो मैं यहाँ पर, यदि ये हार्ड है स्प्रिंग बच्चों, हार्ड स्प्रिंग है तो के क्या होगा, ज्यादा होगा, के हाई होगा एक तरह से बच्चों, के हाई होगा, ठीक है सर जी। और भाई साहब सॉफ्ट स्प्रिंग है तो के क्या होगा, कम होगा, ठीक है, लेस होगा, ऐसा मान सकते हैं अपन। तो जो भी अपन ना, क्योंकि वो सही है, हार्ड स्प्रिंग होगी ना बच्चों, तो अपन ने भाई साहब कोई बल लगाया और हार्ड स्प्रिंग है, तो डेफिनेटली क्या होगा, बल लगाने पर उसमें एक्स कम ही आएगा। अरे बहुत, क्योंकि ये यदि हार्ड स्प्रिंग है, के भयंकर है, और बल आप मान लीजिए लगा रहे हो कोई इधर खींचने के लिए, तो भाई साहब ये एक्स कम ही मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत कठोर स्प्रिंग होगी तो उसमें विस्तरण ही कम होगा। तो ये कम होगा ना यार, ये लगाया और मान लीजिए हार्ड स्प्रिंग है तो ये कम, तो कम से डिवाइड करोगे तो के का वैल्यू ज्यादा ही आएगा ना, कॉमन सेंस से। और यदि लूज स्प्रिंग है बच्चों, मुलायम सी स्प्रिंग है, तो आराम से गिर जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा मिलता है, ये बहुत ज्यादा मिलेगा, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा से डिवाइड करोगे तो के कम आएगा। तो ये कॉमन सेंस हमारा दिमाग में होना चाहिए कि बिल्कुल सर जी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये और जनरली वो आगे का विषय एसएसटी में भी आएंगी बहुत सारे स्प्रिंग के सवाल, जैसे जैसे स्प्रिंग लंबी होती है तो के का मान कम होता है, वो आगे का विषय है। अभी अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कि जिस समय बात की जाए उतने समय सही है। अभी मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है आप लोगों को, उतने में अपना काम शानदार रूप से चलेगा, ठीक है। और इसमें भाई साहब ऊर्जा भी छुपी होती है, ऊर्जा भी इसके अंदर संचित होती है। ऊर्जा के बारे में भी अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। एक्चुअल में क्या होता है, जो भी संरक्षी बल होते हैं, चाहे आपका ये स्प्रिंग बल है, चाहे गुरुत्वीय बल होता है, इनके विरुद्ध जब कार्य करते हैं, वो कार्य अपना व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि एक ऊर्जा में संचित हो जाता है। उस ऊर्जा का नाम होता है बच्चों स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं अपन। जैसे m द्रव्यमान है, उसको अपन ने पृथ्वी सतह से h ऊंचाई तक ले गए बच्चों, ठीक है। तो भाई साहब जो अपन ने गुरुत्वीय बल, जो कि संरक्षी बल है, उसके विरुद्ध जो कार्य किया है, ठीक है, वो कार्य आपका व्यर्थ नहीं गया, बल्कि mgh एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के जो संरक्षी बल होते हैं, उनके विरुद्ध जब हम लोग कार्य करते हैं, वो कार्य हमारा बेकार नहीं जाता है, बल्कि एक ऊर्जा में संचित हो जाता है बच्चों। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल
सिंपल है, आप इसको पास में लेके आते हैं तो वहां पर भी अपन विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कैसे दी जाती है, तो भाई साहब जी ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी तो, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर में अपन इसको बेहतरीन तरीके से और अपन एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अपन बच्चों में डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, ठीक है सर जी। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, कॉमन सेंस से सही भी है, जितना एक्स ज्यादा खींचेंगे उतना ही स्प्रिंग में ऊर्जा भरी होगी बच्चों, है ना, या जितना ज्यादा दबी होगी स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर। और इसको ऊपर नीचे अपन गुणा कर दें बच्चों, जैसे कि सर के से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो भाई साहब जी क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 2k, है ना, के से। तो ये के एक्स क्या होता है एफ, तो ऐसे हमारे पास एफ स्क्वायर बाई 2k, एक फोर्स, एक सूत्र ये भी आ गया, ठीक है। तो ये सब ज्यादा काम में आता है बच्चों, ठीक है, पर इसको भी आप याद रखिए, ये ऊपर नीचे गुणा करके के से आया। इवन एक और बनाया जा सकता है, क्योंकि के एक्स को अलग और x को अलग देखें अपन, है ना, तो और अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि kx, एक x को अलग कर दें, kx इंटू x कर दें तो kx की जगह f आ जाएगा, एक x और बचेगा तो fx बटे 2, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये बस छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, क्योंकि कई बार सवाल इस पर भी बन सकता है, ठीक है। जैसे ऐसे सवाल बना दिया कि दो स्प्रिंग है भाई साहब, दोनों पर समान बल लगाया, दो स्प्रिंग है दोनों पर समान बल लगाया, तो F नियत हो गया ना बच्चों। तो बताओ स्प्रिंगों द्वारा संचित ऊर्जाओं का अनुपात, तो यदि समान बल लगाया तब तो भाई साहब U समानुपाती 1/k आएगा, मतलब k के व्युत्क्रमानुपाती ऊर्जा का मान आएगा। पर उसने ऐसे बोला कि नहीं, समान बल नहीं लगाया, समान विस्तरण उत्पन्न किया, उनमें समान संपीड़न दिया उनको, तब भाई साहब x नियत हो जाएगा, तब तो U समानुपाती k होगा। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या बताया जा रहा है, कि समान बल लगाया है या समान रूप से समान मात्रा में उनको विस्तृत किया या संपीड़ित किया है। तो ये जल्दबाजी नहीं करना अपन ने, फिजिक्स में यही है, कई बच्चे मतलब जल्दबाजी टूट पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले सवाल को ढंग से समझ के ही एकदम से अपन ने करना चाहिए बच्चों, है ना। तो कई बार क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सवालों में गड़बड़ हो जाती है, तो इन सभी फॉर्मुलों को, तीनों फॉर्म मैंने बता दिए, इनको भी याद रखना है, या एक याद रखो, दूसरों को बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखते देखते याद हो जाती है कई बार, ठीक है बच्चों, अदरवाइज याद नहीं है तो एक को याद रख लो, ये सबसे ज्यादा काम में आएगी, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है सर जी। तो मुझे लगता है आज की थ्योरी अपनी कवर होगी है। अब सवालों का स्टार्ट ले सकते हैं अपन। यदि वस्तु, अच्छा एक दो नोट और है, हाँ भाई, एक वस्तु साम्यावस्था में होती है तो भाई साहब उस पर परिणामी बल क्या होगा बच्चों, किसी भी दिशा में ले ले शून्य आएगा। चाहे ये कोई वस्तु है मान लीजिए रुकी हुई है, तो जितना आपका प्लस आई दिशा में उतना माइनस आई दिशा में, जितना बल आपका प्लस जे दिशा में उतना ही माइनस जे दिशा में भी होगा, जितना प्लस के दिशा में होगा बल उतना ही परिमाण का बल क्या होगा, माइनस के दिशा में भी होगा। तो वही बात है जो कि मैंने पहले भी आपको समझा रखी है, बता रखी है, वेक्टर में भी समझा दी थी ये बात तो मैंने, तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर घिरनी के बारे में और बात करेंगे कि घिरनी के कुछ एक अपन ने क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो घिरनी जो पुली होती है बच्चों, उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा बता लेते हैं। एक्चुअली में जो घिरनी होती है उसकी सहायता से हम लोग कई बार मतलब जो बड़े बड़े भारी चीजें होती है बच्चों, घिरनी का जो पुलिस का जो उपयोग होता है उससे हम लोग कम बल लगाकर एक भारी वस्तुओं को भी उठा सकते हैं, ये इनकी उपयोगिता होती है, ठीक है। तो और उससे हम लोग आवश्यक बल की दिशा को भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। आदर्श घिरनी में कोई घर्षण वर्षण नहीं होता भाई, ठीक है, फ्रिक्शन लेस होती है, द्रव्यमान भी उसका निकट मानते हैं। इन सब बातों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो भाई, पहले घिरनी की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग मालूम है बच्चों, पहले पुराने जमाने में बच्चों हमें मालूम है, अभी भी गांव में देखें अपन तो वहां पर जो कुएं से पानी खींचते हैं बच्चों, है ना, तो कई बार घिरनी होती है कई बार नहीं होती। तो बिना घिरनी के हम लोग कैसे खींचेंगे, देखो ना ये एमजी लग रहा, मान लीजिए पानी की बाल्टी मानो आप तो बच्चों, तो भाई साहब जी उसको अपन ने ऐसे खींचना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जोर लगानी पड़ेगी और कमर पे भी जोर आएगा कि बिल्कुल सर जी ऐसे बल लगाना पड़ेगा, देखो ना ऐसे ऐसे करके बच्चों, है ना, ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा ऐसे। अब घिरनी है तो यहां पर क्या कर सकते हो बच्चों, यहां पर अपन खड़े होकर आराम से थोड़ा सा मतलब सुविधा हो जाएगी, ऐसे अपन खींच सकते हैं। तो यहां पर आवश्यक बल, क्योंकि अपन ने इस पानी की बाल्टी मान लो या कोई ब्लॉक मान लो, कोई भारी वस्तु मान लो, इसको अपन ने भाई साहब खींचना था, तो एक तो ये स्थिति थी डायरेक्टली ऐसे खींचने, और एक अपन ने ऐसे, तो इसमें आसान है ना यार। तो इसमें आवश्यक बल की दिशा, पहले बल ऐसे लगाना पड़ा, अब आपको बल ऐसे लगा के काम चल जाएगा, तो दिशा मोड़ दिया अपन ने। और घिरनियां जब एक से ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है बच्चों, इंडस्ट्री में काम में लाए तो बड़े बड़े जहां पर वस्तुओं को उठाना होता है, ठीक है, वहां पर हाइड्रोलिक जो सिस्टम होते हैं उनमें घिरनी का इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, एक से ज्यादा घिरनी अप्लाई करके हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं,
कम बल लगा के भी भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं। ठीक है, वो आगे आएगा, हम लोग फिजिक्स में इन सब बातों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे बच्चों। तो गिननी की सहायता से बिल्कुल सर जी आपने जो बताया वो लिखा हुआ है। उसके अलावा ये भी मैंने बता दिया था और ये भी बता दिया था, आदर्श गिननी का द्रव्यमान नगण्य होता है, घर्षण नहीं मानते इन पर, है ना। अब मुझे लगता है सवालों का स्टार्ट हो ही जाना चाहिए बच्चों अब तो। हाँ भाई, पहला सवाल हमारे सामने उपस्थित हुआ है। एम द्रव्यमान एल लंबाई की एक चेन है बच्चों, ऊपरी सिरे को उसको वैसे लटका रखा है। पूछा ये कि बता मेरे भाई दृढ़ आधार से y दूरी पर उत्पन्न तनाव कितना होगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में बता दिया है। इस तरह की चेन है, वो लटकी हुई है, इससे ऊपर से दृढ़ आधार से y दूरी पर। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इस तरह का सिस्टम रुका हुआ हो बच्चों, तब तो क्या होता है भाई साहब, नीचे लटकी हुई भार के बराबर ही तनाव बल होगा। ये रेस्ट पर है तो इसका मतलब इस बिंदु पर तनाव, तो यहाँ की जो तकलीफ होगी बच्चों, तो यहाँ पर आप छू के देखोगे यहाँ पर, तो भाई साहब इससे यहाँ का जो सिस्टम है ना, वो इस भार नीचे लटके हुए भार से परेशान होता है। तो अपन डायरेक्ट कॉमन सेंस से ये इसका भार कैसे आएगा, क्योंकि सर इसका द्रव्यमान पता होना चाहिए। मान लिया इस हिस्से का जो द्रव्यमान है ना वो एम डैश मान लेते हैं अपन, तो ये कितना है बच्चों की सर एम डैश जी, ये अपन ने क्या मान लिया, इस हिस्से का द्रव्यमान एम डैश, तो इससे नीचे लटके हुए भार के बराबर होता है। इस तरह के केसेस में रुके हुए निकाय में बच्चों, ये रुका हुआ है इस तरह का एक मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में रुका हुआ है निकाय, तो किसी बिंदु पर तनाव नीचे लटके हुए भार के बराबर होता है। तो ये आ गया। अब ये कैसे आएगा, ये लंबाई कितनी है सर जी, ये लंबाई है ना, वो तो पूरी लंबाई तो एल है ना यार, तो एल माइनस वाई होगी। बिल्कुल सर जी कोई समस्या नहीं है। तो भाई साहब जी कैसे आएगा, फटाफट से अपन कर लेते हैं कि सर जी कर डालिए। तो टी इस पॉइंट पर कितना होगा, नीचे लटके हुए भार के बराबर। अब ये इकाई नियम से अपन ज्ञात कर सकते हैं एम डैश का मान। पहले इकाई लंबाई का द्रव्यमान, तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान मतलब पूरा द्रव्यमान बटे पूरी लंबाई, तो ये इकाई लंबाई का आ गया क्या बच्चों, इकाई लंबाई का द्रव्यमान आ गया। पर हमारे हिस्से की कितनी है, एल माइनस वाई है, तो यहां अपन ने एल माइनस वाई से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तब अपना इस भाग का द्रव्यमान आएगा इकाई नियम से बच्चों। इसमें क्या होता है, कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई, उससे क्या होता है 1 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए कुल द्रव्यमान और ये एल सेंटीमीटर से डिवाइड कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर का कितना द्रव्यमान होगा हिस्से का, वो आ जाता है। और अपने एल माइनस वाई सेंटीमीटर से गुणा कर दो, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक इस हिस्से का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, ये इसे बोलते हैं अपन यूनिटरी मेथड। ये आना चाहिए एक एक नियम बच्चों, कॉमन सेंस वाला है। इनटू जी कर दो, तो ये अपना आंसर आ गया बच्चों। तो हमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे एम जी को इधर पास में ले आते हैं, एम जी बटे एल और एल माइनस वाई। तो ये बिल्कुल इस तरह के बच्चों एक बेसिक सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जामों में, ऐसे आ रखे हैं बच्चों सवाल, तो इनमें कुछ भी नहीं है, मतलब कॉमन सेंस से छोटी छोटी बातें याद रखिए, थ्योरी क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सवाल आपके चुटकियों में होंगे बच्चों। अब देखो बच्चों अगला सवाल है, ये भी इक्विलिब्रियम का सवाल है बच्चों, क्योंकि साम्यावस्था के सवाल आज अपन करने हैं। इसमें क्या दे रखा भाई, ये 3 रस्सियां हैं बच्चों की, बिल्कुल सर जी। और पूछा है भैया 36 डोरी में तनाव कितना होगा, आदर्श मानना है, बिल्कुल हल्की फुल्की रस्सियां मानना है इनको। तो पहले इन पर लगने वाले बल दिखा देते हैं। तो एक तो 2G लगेगा, बिल्कुल सर जी, ठीक है बच्चों। अब ये भाई साहब ये यहीं रुका हुआ, तो इस पर ये मान लिया अपन, मान लेते हैं तनाव, जिससे पहली रस्सी ये मान लेते हैं अपन, पहली दूसरी तीसरी, तो इसमें तनाव D3 इधर होगा। कि किधर लेते हैं बच्चों, इस बिंदु के सापेक्ष देखो ना यार, ये रस्सी का सिरा है, तो रस्सी के सिरे से क्या लेते हैं अपन बच्चों, रस्सी की तरफ, तो इसके सापेक्ष रस्सी, इसकी रस्सी, इस बिंदु की रस्सी तो ऊपर है ना यार, तो T3 ऊपर लेना पड़ेगा। अब ये रुका यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस रस्सी का एक सिरा यहाँ है, एक यहाँ है, सिरों पर दर्शाओ आप। तो ये बिंदु इस रस्सी का भी है, तो ये मतलब ये पॉइंट है वो इस रस्सी का भी सिरा है, तो इससे क्या होगा, दूर की तरफ लगेगा बच्चों, है ना, इस रस्सी की तरफ। तो ये आ गया, इसको अपन T1 लिख सकते हैं, और ये अपना T2 है। तो इस बिंदु के सापेक्ष इस सिरा, एक सिरा इसका भी तो है, तो इस सिरे से रस्सी एक उधर भी है, तो रस्सियों की तरफ लेते हैं ये तनाव बल की दिशा। ठीक है, तो यदि बहुत सारे सिरे जोड़ रखे हैं, तो इस यहाँ 3 सिरे हैं, इस रस्सी का भी सिरा है, इसका भी है, इसका भी है, तो पर वो इस रस्सी की तरफ, इस रस्सी की तरफ एक है ना, एक रस्सी नीचे की तरफ भी है इस बिंदु के सापेक्ष, तो इधर भी लेना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे सीखना है बिना हड़बड़ी के, पूरे धैर्य के साथ बच्चों, तो समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये सीख लिया। अब भाई साहब जी अपना ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, देखो ये यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, कि बिल्कुल सर जी 30 डिग्री होगा ये, है ना, क्योंकि आपस में एकांतर कोण है ये। अब बलों को अपन बच्चों यहाँ पर, बलों को अपन भाई साहब बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये बिंदु भी नहीं चल रहा ना यार, तो जितना इस बिंदु पर इधर बल लग रहा है उतना इधर बल लगेगा, जितना ऊपर उतना नीचे की तरफ। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, कि सर ये T1 है ना, पहले T2 को तोड़ लेते हैं, टेढ़े बलों को अपन क्या करते हैं, विभाजित करते हैं बच्चों, उनके घटक लेते हैं। तो क्या आएगा कि सर T2 इधर क्या आएगा, T2 cos 30 आएगा, बिल्कुल सर जी T2 cos
cos 30 आएगा। इधर क्या आएगा कि सर T2 sin 30 आएगा, T2 sin 30 आएगा भाई, ठीक है। इधर बच्चों T3 है ये। अब अपन यहां से कर सकते हैं, एक तो पहले यहीं से इसके इर्द गिर्द तो केवल दो ही बल है, तो भाई साहब जी क्या आ गया कि सर T3 बराबर क्या आ गया, 2G आ गया। ऐसे ये बिल्कुल अपन डिटेल वे में कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट बता दूंगा कैसे कर सकते हैं अपन बच्चों कि ठीक है सर जी। पहले तो अपन ने कर दिया T3 बराबर 2 ये कर दिया। अब T2 sin 30 बराबर T, क्योंकि ये इधर ये भी तो बराबर होगा कि ये पॉइंट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये इस बिंदु पर भी अपन बलों को संतुलित कर सकते हैं कि ये बिंदु भी तो हिलडुल थोड़ी रहा है, तो थोड़ी हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि सर T2 sin 30 डिग्री बराबर कितना आएगा कि सर जी ये आएगा T3 के बराबर, और T3 कितना है, ये 2G के बराबर है भाई। तो फाइनली T2 का वैल्यू भी अपने पास आ गया बच्चों, ये तो आएगा 20। अब ये कर दिया तो कितना आएगा, T2 इंटू 1/2 बराबर कितना आ गया 20। तो T2 का जो वैल्यू है ना बच्चों कितना आ गया, 40 न्यूटन आ गया है ना। तो T2 का वैल्यू अपने पास आ गया है कि सर अभी तो ठीक है, अभी तो सर एक T1 का वैल्यू और निकालना है, तो उसको भी अपन ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। हाँ भाई, अब कि सर उसका जो T1 है, तो भाई साहब T1 किसके बराबर है कि T2 cos 30 के बराबर है। तो T1 बराबर क्या है बच्चों कि सर T2 cos 30 डिग्री बच्चों, है ना। तो कितना है T2 का वैल्यू कितना है कि सर 40, तो 40 और cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो कितना आ गया कि सर 20√3 आ गया बच्चों, 20√3, ठीक है। अब इसने किग्रा वेट, तो किग्रा वेट में G हटाए थे अपन बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये तो अब बल की फॉर्म है। और 1 किग्रा वेट किसके बराबर होता है, तो चाहे बच्चों 1 किग्रा वेट, एक्चुअल में यहाँ लिख सकते हैं 1 किलोग्राम वेट, ठीक है, बारबल में लिख लेना 1 किलोग्राम वेट मतलब 1G, मतलब ये कितना होगा और 9.8 न्यूटन और 10 न्यूटन के बराबर होता है भाई, ठीक है। मतलब 1 किग्रा वेट का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम मास पर बच्चों पृथ्वी कितना भार बल लगाती है, इसको किग्रा भार बोलते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, तो ये इतना आ गया, देयरफॉर अपन कह सकते हैं किग्रा वेट में बच्चों कि इसमें से अपन ये 0 हटाए थे, एक वाले 0, ठीक है। तो अपने आप ही क्या जाएगा बच्चों, ये 2√3 किग्रा वेट, क्योंकि 1 किग्रा वेट होता है 10 न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो 10 न्यूटन की जगह 1 किग्रा वेट लिख दिया मैंने, 0 न्यूटन इधर लेके ये इसमें सेट कर दिया, तो 2√3। एक तरीका तो ये भाई साहब, ये बिल्कुल मतलब जीरो लेवल वाला तरीका है, ऐसे किया जाए। फिर अपन डायरेक्ट भी यहाँ पर बच्चों अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं समझाता हूँ, वैसे तो ये क्लियर है, फिर भी मैं आपको बच्चों थोड़ा सा मतलब आपको ये लग रहा होगा, पता लगेगा 11th वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली बच्चों, पर तरीका यही होता है। फिर भी कैसे डायरेक्ट कैसे करेंगे अपन, तो डायरेक्ट भाई साहब जी अपन ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका ये है। तो इसको मुझे वापस से एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं, जैसे ऐसे करें बच्चों, जैसे इधर क्या है बच्चों, इस पॉइंट पर दिखाओ आप तो कि T1 इधर मानना पड़ेगा सर अपन ने, और T2 अपना इधर था बच्चों ये वाला कि सर 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर T2 की, बिल्कुल सर जी। और ये T3, और T3 का वैल्यू कितना आया बच्चों कि सर T3 अपन ने यहीं से अंदाजा लग गया था, देखो ना ये इसमें इस रस्सी पर कितना लग रहा है इधर, तो 2G का, तो 2G अपन ने ये वैसे ही 2G ये ले लिया बच्चों। अब यहाँ पर अपन लामी प्रमेय लगा सकते हैं, लामी थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो भाई साहब जी अपन डायरेक्ट एक तरीका ये हो सकता है कि T1 बटे साइन, अब साइन कितना है भाई, देखो आप इसके सामने 90 डिग्री है और 30 ये, तो साइन 120 डिग्री आएगा भाई साहब जी ये, ठीक है बच्चों। और फिर T2 बटे कितना आएगा कि सर T2 के सामने एंगल कितना है भाई, देखो ये 90 डिग्री है, T2 के सामने एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री ऐसे आएगा, ठीक है। और अपन बात करें बच्चों, अब 2G के सामने कितना है, तो 2G के सामने कितना, ये 30 है ना, तो ये 150 होगा ये, तो साइन 150 डिग्री, तो इससे भी अपना आंसर आएगा बच्चों डायरेक्टली। देखो अब तो अपन ने जैसे T1 का मान ज्ञात करना था, जैसे T1 का मान, ठीक है बच्चों। तो T1 कितना आएगा, देखो ना ये T1 को इसके इधर गुणा कर दो आप, तो T1 बराबर कितना आएगा, देयरफॉर T1 बराबर कितना है बच्चों, देखो ये साइन 120, तो साइन 120 डिग्री इधर गुणा हो जाएगा, और क्या आएगा 2G बटे साइन 150 डिग्री आएगा बच्चों। अब हमें मालूम है ये साइन 120 कितना होता है, √3/2 होता है भाई, √3/2 होता है कि बिल्कुल सर जी, इंटू 2G बटे कितना आएगा बच्चों, साइन 150 1/2 के बराबर होगा कि साइन 150 साइन 30 के बराबर। तो भाई साहब जी घूम फिर के ये 2 से 2 कटेगा, तो ये आएगा 2√3 और G, है ना, ये आएगा। तो हमारा भी इतना ही आया बच्चों,
2√3 जी का रोल किग्रा वेट में चला गया है, क्योंकि जी अपने आप में ए 1 किग्रा वेट के बराबर ही होता है, इसलिए तो ये भी एक तरीका है बच्चों, लामी प्रमेय से कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो शुरुआत लेवल पर अपन ऐसे समझाया मैंने बच्चों, पर डायरेक्ट भी अपन लामी प्रमेय से सोच के ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है सर जी, ठीक है, उसके लिए वैल्यू आपको आना चाहिए। लामी प्रमेय मैंने वेक्टर में करवाई थी, आपको उसको रिवाइज कर लेना एक बार, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, सामने वाले कोण का साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, जैसे T2 के सामने 90 डिग्री था तो उसके साइन थीटा से साइन 90 से डिवाइड कर दिया, 2G के सामने कितना था 150, तो साइन 150 से डिवाइड कर दिया और बराबर करते जाते हैं अपन। ठीक है सर जी, याद आ गया है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब अगला सवाल भाई, ये भी बच्चों बड़ा फेमस सवाल है, ठीक है, पुराने आईआईटी में आ रखा है, समझते हैं भाई। ये क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है पुली पर, ये पूछा है। तो बच्चों पहले अपन बात करें तो क्लैंप पुली पर, तो पुली कितना फील कर रही है पहले दूसरों की वजह से, पहले वो समझते हैं। एक तो ऐसा पुली पर लगेगा mg के सर, कोई समस्या नहीं है, छोटा mg लगेगा। और यहां पर क्या लगेगा, क्योंकि ये एक देखो ये पार्ट रस्सी का एक भाग है, ठीक है बच्चों, तो एक सिरा तो यहाँ एक यहाँ है, तो यहां पर अपन क्या ले सकते हैं कि सर टी, इसमें खिंचाव टी, ठीक है बच्चों, तो टी बराबर तो mg होगा, देखो ना ये कैपिटल mg, और एक यहाँ पर भी टी इधर आएगा ऐसे, तो ये इस सिरे पर भी टी इधर, वो तो आप तो सिरों पर और रस्सी की तरफ लगा दिया करो, चाहे रस्सी ऐसी है तो ऐसे लगा दिया, ठीक है बच्चों, रस्सी ऐसे है, रस्सी ऐसे है तो सिरों पर ऐसे लगा दिया, रस्सी ऐसे है तो इधर लगा दिया, सिरों पर और रस्सी की तरफ लगा दिया, सिरों पर जनरली दर्शाते हैं इसको, तो यहां पर अपन ने दोनों सिरों पर ऐसे ले लिया, ठीक है सर जी, तो ये तो यहाँ टी बराबर mg हो तभी तो रुका हुआ है, तो परिमाण तो यहाँ पे भी टी बराबर mg, यहाँ पे भी mg, ठीक है, तो ये खिंचाव है, ये टी बराबर mg, तो दो तो इस पर भाई साहब, ये रस्सी भी इसको एक तरह से, रस्सी इसके ऊपर है तो रस्सी भी mg से, कैपिटल mg से इसको खींच रही है इधर, और इसका खुद का भार भी है mg। अब एक देखो ये भी एक छोटा सा पार्ट है बच्चों, इधर भी तो ये होगा बच्चों, ये क्योंकि ये पार्ट है तो इसका जो ये पार्ट है तो इधर लगेगा, तो इसका ये तो काम का है नहीं, अपन तो इन सिरों से ये प्रभावित हो रही है, जो घिरनी है ना वो तो इन सिरों से प्रभावित हो रही है, इन भागों से प्रभावित हो रही है, तो भाई साहब जी ये एक तरह से इधर और इधर, और दो लोग इधर और एक लोग, इससे पूछोगे तेरा क्या हाल है, तो कहीं रस्सी का एक सिरा मुझे इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है बच्चों, और भार भी मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, तो भाई साहब जी कितना बल लग रहा है रस्सी और इस भार की वजह से, ठीक है बच्चों, तो वो अपन ने देखना पड़ेगा, तो ये आएगा। अब ये बाय द वे इसको हटा दें अपन, तो भाई साहब ये एक दो और तीनों बल इसको एकदम से गिरा देंगे इधर, तो क्लैंप ने ही तो इसको रोक रखा है, इस पर परिणामी बल 0 है, तो एफ क्लैंप, तो क्लैंप ने इन तीनों, ये दोनों इधर, ये इधर, तो इनके परिणामी को इसने बैलेंस कर रखा है, नहीं तो ये गिर जाती है बच्चों, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निकाला जाएगा बच्चों, मतलब कैसे निकाला जाएगा कि जो क्लैंप ने जो बल प्रदान किया है अपने क्लैंप द्वारा हो रहा है बच्चों, वो अपना परिमाण रूप में किसके बराबर होगा, इन तीनों बलों के परिमाण के बराबर, क्योंकि ये इधर लगाएंगे तो क्लैंप इधर लगा देगा ताकि गिरनी नहीं जा पा रही, रुक के रह जाएगी वहीं पर बच्चों, तो अपन कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि बिल्कुल सर जी ये आपने जो बताया, तो भाई साहब ये तो y दिशा में और ये x दिशा में, तो ये कितना आएगा x दिशा में एफ एक्स स्क्वायर और एफ वाई स्क्वायर बच्चों, ऐसा कर सकते हैं, तो एक्स दिशा में कितना लग रहा है कि सर टी, और टी एम जी के बराबर ही, कि रस्सी तो एक ही है नहीं है, आदर्श रस्सी में सब जगह तनाव समान मानते हैं, तो इस सिरे पर भी टी बराबर एम जी, इस सिरे पर भी, और दोनों ही सिरे इसको परेशान कर रहे हैं घिरनी को, इसलिए तो एक्स दिशा में तो केवल यही है, टी बराबर एम जी, एक्स दिशा ये रही, तो कितना है बच्चों के सर एक कैपिटल एम जी का स्क्वायर कर देता हूं बच्चों, बाई दिशा में इन दोनों का योग कर देता हूं, तो कितना आएगा कि सर जी छोटा एम जी प्लस कैपिटल एम जी है ना का होल स्क्वायर आ जाएगा, कि बाई दिशा में दोनों है, तो जी कॉमन ले लेंगे अपन, तो जी कॉमन ले लिया तो इसमें क्या आएगा कि सर एम स्क्वायर और ये कैपिटल एम प्लस छोटा एम का स्क्वायर, बिल्कुल सर जी, तो जो भी ऑप्शन बन रहा है ये बन रहा है अपना, है ना, इसी में निगाह पड़ गई मेरी, तो यही आंसर है अपना, है ना, ये इसमें ठीक है बच्चों, ये भी लगभग एक जैसा, बट इसमें कैपिटल एम कर रखा है, तो इसको अपन 2m कर लेना आप, तो है ना 2 इंटू छोटा एम, ठीक है सर जी, ये अपना है, अपन ने जो निकाल दिया वो करेक्ट है, कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह के जो इक्विलिब्रियम वाले सवालों को भी अपन ने आराम से समझना है। और भी देखो भाई, इसमें ये बताया कि भाई साहब ये रुका हुआ है, √3m इनकी वजह से रुका हुआ है, तो बताइए थीटा कितना होगा। तो यहाँ पे भी बच्चों वही तरीका अपन लगा सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगेगा सर, ये एक तो t इसमें मान लिया, और ये अपना mg, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे भी तो वही स्थिति है यार, क्योंकि एक जैसी है, सममितता है बच्चों,
ठीक है। तो ये कि ये भी थीटा, ये भी थीटा है, तो ये पूछ रखा है ये। तो ये कितना होगा, ये भी mg लगेगा इधर, और ये बच्चा कितना लगेगा कि सर t बराबर mg है, t, क्योंकि सममितता है ना, थीटा थीटा तो एक जैसी स्थिति है, तो तनाव, अदरवाइज थीटा अलग अलग होते तो हो सकता है मुझे यहाँ t1 t2 करता मैं, तो एक जैसा दे रखा है तो अपन ने ये मान लिया, ठीक है सर जी, mg ये t के बराबर आएगा। अब भाई साहब जी यहाँ पर देखो, ये रस्सी एक ही है और ये एक सिरा यहाँ है, एक सिरा यहाँ है, पर ये अपन तो इस बिंदु की बात कर रहे हैं, ये बिंदु रेस्ट पर है, तो एक तनाव मुझे इधर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया एक पार्ट ये है तो इधर लगेगा तनाव, तो घिंडी पर, तो इधर तो घिंडी के बारे में बात ही नहीं कर रहा वो केवल इसकी बात कर रहा है, इसके आसपास की, इस थीटा के आसपास की, तो ये टी ले सकता हूं मैं यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर ये रस्सी एक ही है तो एक पार्ट इसके लिए, तो अपन तनाव यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं कि सर कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल अपन ऐसे ले सकते हैं भाई, ठीक है। अब ये ले लिया, तो भाई साहब जी ये t बराबर mg है, t बराबर छोटा mg, यहाँ पर भी t बराबर छोटा mg आ गया ये, ठीक है। अब इसके जो घटक है ना, ये वाले घटक, यही तो बच्चों यहाँ पर इस बिंदु को संतुलन में बनाए हुए हैं। ये सोचो आप बच्चों, ये बिंदु नीचे नहीं गिर रहा, तो कहने के इसको कोई ना कोई सहायक बल मिल रहा होगा, तो इनके घटक ही तो मिल रहे हैं बच्चों। ये कितना आएगा, t cos थीटा इधर आएगा, t cos थीटा, और इसका भी कितना आएगा, t cos थीटा आएगा इधर, तो दो t cos थीटा मिलेंगे बच्चों, ये कि बिल्कुल सर जी, ये दो t cos थीटा मिलेंगे इस प्रकार। ये वाले घटक तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इधर आएगा टी साइन थीटा और इधर भी आएगा टी साइन थीटा, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, निरस्त हो जाएंगे ये टी साइन थीटा, क्योंकि इधर आएगा कॉस तो इधर आएगा साइन, इधर कॉस इधर आएगा साइन, तो साइन तो आपस में, क्योंकि बाई दिशा में गति नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए एक्स दिशा में, सॉरी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इन टू टी कॉस थीटा है उसको भाई साहब ये √3mg को ये तो बैलेंस करेगा, तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको कॉमन सेंस से ये √3mg के बराबर इस 2t cos थीटा को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये एक लाइन का है बच्चों, 2t cos थीटा बराबर कितना आएगा कि नीचे इस बिंदु पर जो √3mg बाहर लग रहा है उसको बैलेंस कर सकते हैं अपन। तो t कितना है अपना, t यहां से आ गया mg, तो 2 इंटू कितना आएगा कि सर mg cos थीटा बराबर कितना आ गया, √3mg आ गया है भाई साहब। जी से जी कट जाएगा, mg कट जाएगा ये, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया कि सर √3/2 आ गया, तो थीटा कितना आ गया बच्चों, थीटा आ गया अपने पास 30 डिग्री आ गया, तो ये आंसर की प्राप्ति होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से अपन कुछ एक और सवाल है उनको अपन अभी कवर कर लेते हैं। देखो ये है, अब इसने पूछा कि बता मेरे भाई, ये इस तरह की पूरी व्यवस्था बना रखी है बच्चों, आइडियल है, इसमें पूछा है टेबल पर जो बांध रखी है इसमें तनाव कितना होगा, तो भाई साहब बड़ा आसान है, देखो बच्चों अभी अपन इसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं। भाई इसमें क्या होगा, 6g तो ये लगेगा, बिल्कुल सर जी 6g लगेगा। इसमें तनाव मान लिया अपन ने कितना बच्चों, देखो t1 यहां माना तो t2 मान लेता हूं यहां पर t2, ठीक है बच्चों t2 ये, अब तो ये t2 बराबर तो 6g आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये रस्सी, तो ये एक ही रस्सी है तो t2 सब जगह दर्शाऊंगा मैं, तो एक इसके एक ही रस्सी के 4 सिरे हो गए एक तरह से, 1 2, यहाँ पे भी एक सिरा दिख रहा है, और 3 4, तो 1 2 3 4, बट सभी सिरों पर रस्सी की तरफ ही तनाव बल की दिशा ली जाएगी और बराबर लेंगे तनाव, तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा कि है तो एक ही पार्ट, रस्सी तो एक ही है, नहीं आ रही है, तो यहाँ पर भाई साहब जी ये कितना आएगा अपने पास, ये आएगा t2, ठीक है बच्चों, ये t2 आएगा, और ये सिरा से भी दोनों सिरों पर ऐसे लेते हैं अपन एक दूसरे की तरफ, है ना, सिरों की तरफ लेते हैं, तो इस सिरे से भी उस सिरे की तरफ ले सकते हो, रस्सी की तरफ ले सकते हैं अपन, t2 आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखें अपन, तो ये तो बच्चों दूसरी रस्सी है ना, तो इसमें मुझे इस सिरे से रस्सी की तरफ, इसके सापेक्ष रस्सी इधर है, तो t1 मुझे इधर ले लूंगा मैं, ठीक है सर जी t1, यहां तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, एक सिरा इधर है तो यहाँ t1 इस सिरे पर इधर आएगा, पर उसकी बात यहीं से अपना काम चल जाएगा, पर इस पर 4g भी लगेगा, ये 4g की, बिल्कुल सर जी। तो भाई साहब जी यहां से बैलेंस कर दिया, तो ये तो रुका हुआ है, इसका t2 बराबर 6g आएगा, तो एक तो ये आ गया अपने पास कि सर t2 बराबर 6g आ गया, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या होगा बच्चों कि सर यहां पर ये रुका हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों तो नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, फिर भी ये रुका हुआ है, इसका मतलब जितना इस पर नीचे की तरफ बल उतना ही ऊपर की तरफ, तो t2 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहां से अपन बात करें इस जगह से बच्चों, तो क्या आएगा कि सर t2 बराबर आएगा t1 और 4g आएगा। अब हमारे t2 का वैल्यू 6g आ चुका है बच्चों, और t1 और ये आ गया 4g, तो अपन इस तरह t1 बराबर कितना आएगा बच्चों 2g, और g होता है 10, तो फाइनली कितना आ गया बच्चों 20 न्यूटन आ गया। तो इस तरह के बेसिक सवाल भी बच्चों एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, आराम से बिना हड़बड़ी के हमें याद रखना है बच्चों। रस्सी, एक ही रस्सी यदि 4 जगह इस तरह संपर्क में आ रही है, एक तरह से 2 ब्लॉकों के एक घिरनी के, तो वैसा चारों पर अपन ने यहाँ पे भी t2 अपन ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है, इधर इधर,
फिर अपन आसपास के बलों से संतुलन करते हैं, mg को लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो अपने आप ही वो समीकरण बनाते बनाते अपने सामने आंसर आने लग जाते हैं। तो विशेष सावधानी से ये अपन ने आदत डालनी है बच्चों, क्योंकि इसमें बच्चे कई बार मिस्टेक कर जाते हैं बच्चों। तो आराम से मैं बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को भी चीजें याद रहने लगेंगी और गलतियां नहीं होंगी बच्चों। प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। भाई साहब ये एक वस्तु है, ठीक है, उसको अपन ने लटका रखा है अधो बिंदु पर, दो रस्सियों के अधो बिंदु, मतलब दो रस्सियां अपन ऐसे मान सकते हैं और अपन ने अधो बिंदु पर ऐसे कुछ कंडीशन है भाई। 120 डिग्री कोण पर झुकी है बच्चों दोनों, और प्रत्येक 20 न्यूटन तनाव सहन कर सकती हैं दोनों बच्चों। ये तो रस्सी के बिना टूटे कितना अपन द्रव्यमान लटका सकते हैं बच्चों, है ना। तो इसमें कंडीशन ऐसी है, डायग्राम तो शायद इसमें है नहीं, तो मैं देखता हूँ डायग्राम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, बना देता हूँ बच्चों। तो ये ठीक है सर जी। देखो भाई यहां पर अपन ने मान लिया ये भाई साहब जी ये स्थिति है कि बिल्कुल सर जी ये अपन ने मान लिया 120 डिग्री बोला ना उसने यहाँ, तो 120 डिग्री अधो बिंदु मतलब इस पर अपन ने वस्तु लटका दी भाई। तो वस्तु क्या, मैं तो गोला बना ही देता हूँ, ये गोला बना दिया एक तरह से। अब कितने का भाई साहब जी के साथ 20 न्यूटन तनाव सहन कर सकती है। तो 20 न्यूटन तो अपन 20 न्यूटन ही मान के कर लेते हैं कि जैसे मान लिए टी है, चलो टी मान लेते हैं अपन। तो भाई साहब एक सिरा ये तो टी और ये भी वही है, तो ये एक ही रस्सी है या दो रस्सियां हैं, मान लीजिए एक रस्सी इधर, ये अपन ने जोड़ दिया उन दोनों को यहाँ पर, ऐसा मान लो आप। तो अब 120 डिग्री पर है तो एक इधर से मान लिया तो सममितता है ना, तो वो तो तनाव बराबर ही आएगा बच्चों की दोनों पर अपन ने, क्योंकि दो रस्सियों के मानो तो ये एक रस्सी इधर ये बांध लिया और यहाँ अधो बिंदु पर यहाँ लटका रहे हैं अपन, झूला टाइप बना दिया अपन ने, मतलब इस तरह झूला टाइप। तो वैसे वो तो दोनों पर एक जैसी स्थिति है, क्योंकि इधर से कोण बराबर आएगा, ठीक है भाई। जब अपन मान भी लेंगे ये, तो ये घटक बराबर करने पड़ेंगे, एंगल बराबर है तो ये टी के मान बराबर ही आएंगे। मतलब जैसे T1 इधर मान लिया, T2 इधर मान लिया, और T1 cos थीटा इधर, T2 cos थीटा इधर, इनको बराबर करेंगे ना बच्चों, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो T1 बराबर T2 आएगा, वैसे भी तो T बराबर ही आएगा, सममितता है ना तो बराबर ही आएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब भाई साहब जी ये थीटा मान लिया अपन ने जो कि 120 दे रखा है टोटल, तो 120 टोटल है तो एक तरफ से 60 डिग्री होगा, इधर से भी कितना होगा कि सर जी ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब भाई साहब जी इस पर mg ये तो आप समझ सकते हो बच्चों, तो इधर क्या आएगा, ये घटक तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले घटक लेने हैं अपन ने, तो कितना आएगा बच्चों ये कि सर t cos 60 डिग्री है ना, और दो है ना, एक इसका भी है तो डबल कर देता हूं बच्चों, बराबर क्या आएगा mg आएगा। अब मैक्सिमम तनाव दे रखा है, अरे रस्सी ना टूटे, तो वैसा ये मैक्सिमम ले रहे हो आप 2t मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। ये cos 60 डिग्री तो डेफिनेटली अधिकतम कितना लटका सकते हैं वो अपने आप ही अधिकतम आ जाएगा, क्योंकि ये अधिकतम ले लिया तो भाई जैसे कभी बहुत ज्यादा लटका दो तो टूट सकती है ना, तो ये टी मैक्सिमम लिख लिया अपन ने, तो ये भी मैक्सिमम आ जाएगा कि जिस पर ये टूट सकती है, रस्सियां टूटने लगेंगी। तो कितना है बच्चों की सर जी ये 2t मैक्सिमम कितना दे रखा है, 20 न्यूटन दे रखा है भाई, ठीक है। और ये आएगा 1/2 और m मैक्सिमम, और g कितना होता है कि सर 10 होता है, तो भाई साहब जी ये कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो m अधिकतम कितना आ गया बच्चों कि सर अधिकतम तो यहाँ पर 2 किलो ही आ गया, क्योंकि 1-2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 किलोग्राम लटका सकते हैं अपन बच्चों। तो 2 किलोग्राम या किग्रा भार में बात करें, और w कितना होता है 2g आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 2g कितना आएगा 20 न्यूटन। कई बार ऐसे पूछा कितना भार लटका सकते हैं, तो कितना भार पूछा है, तो w बराबर mg होता है, तो अपन ने 20 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ठीक है। वैसे भी 120 ये बन रहा है, तो ये हमें मालूम है ये रुका हुआ है ये वस्तु, तो 120 ये 120 ये, तो तीनों बलों का परिमाण बराबर होता है। एक सवाल था अपना वेक्टर में, मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि तीन बल यदि बच्चों समान परिमाण के हैं बच्चों 120 पर, ठीक है, ठीक है, तब उनका परिणाम भी 0 आएगा। तो भाई साहब यहाँ पर 20 ये है 20, तो ये भी 20 होगा, तो इसलिए 20 आ रहा है। वो मतलब अपन वेक्टर की चीज रिवाइज हो गई। वैसे भी अपन ये चीज यहाँ पर आसानी से समझ पाए कि ठीक है सर जी इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों अपन और भी सवाल क्या है भाई, आगे देखो भाई, स्प्रिंग में कितना इसमें विस्तरण होगा, स्प्रिंग में कितना ऊर्जा संचित होगी, उसकी बात की गई है भाई। तो फटाफट से अपन ने मालूम है, मैंने आपको बताया था इधर कौन सा घटक लेते हैं कि सर mg sin थीटा लेते हैं भाई, mg sin थीटा, क्योंकि mg का एक घटक mg cos थीटा इधर आया था, ये अपन ने mg cos थीटा बताया था, mg को तोड़ा था ना अपन ने शुरुआत में बच्चों, mg को इधर mg sin थीटा। तो भाई साहब ये mg sin थीटा इसमें क्या करेगा बच्चों, ये खींच देगा इसे, तो इसमें kx उत्पन्न हो जाएगा, एक स्प्रिंग बल उत्पन्न होगा विपरीत दिशा में, क्योंकि ये इसको इधर ले जाएगा इसलिए, और इसको n बैलेंस कर लेगा कि बिल्कुल सर जी। तो अब हम लोग
स्प्रिंग में विस्तरण कितना होगा, तो इन दोनों को के एक्स को इसके बराबर कर देते हैं बच्चों। तो क्या आएगा कि सर जी बिल्कुल जो आप कह रहे हो कि चूंकि जो अपन बात करें एफ एस बराबर के एक्स बराबर क्या आएगा बच्चों, एम जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी साइन थीटा अदरवाइज जी साइन थीटा से गति करा देता है इसको, तो के एक्स रोक देगा। तो के कितना है कि सर जी के 100 दे रखा है, तो 100 भाई साहब ये आ गया इंटू एक्स आ गया बराबर एम, एम कितना भाई, द्रव्यमान 4 किलो है भाई, 4 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिग्री बच्चों ये आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया अपने पास, एक्स बराबर आ जाएगा यहां से 20 आ जाएगा, तो 20/100, तो फाइनली कितना आ गया बच्चों, 0.2 मीटर आ गया, मतलब 20 सेंटीमीटर का विस्तार हो जाएगा। अब ऊर्जा कितना है, तो केवल प्रैक्टिस है बच्चों, ये छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यूएस स्प्रिंग की कितनी ऊर्जा, स्प्रिंग में कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी, तो इसी से कर देते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर से ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो 1/2 के कितना है भाई, के 100 और x कितना 0.2 इंटू 0.2, तो फाइनली बच्चों पॉइंट सेटल हो जाएंगे, तो 2 जूल आ जाएगा, ठीक है बच्चों 2 जूल आ जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो से ये सेटल हो जाएगा, बिल्कुल सर जी 2 जूल आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। और देखो भाई क्या मामला है, अगले सवालों में ये इक्विलिब्रियम का सवाल है बच्चों, यहाँ पर आदर्श है ये सब कुछ, 6 किलो को कितने द्रव्यमान से लटका के हम इसको रोक सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब जी ये पूछा है इसने, तो देखते हैं क्या मामला है, कैसे सेट कर सकते हैं। देखो भाई पहले तो वही रस्सी एक ही है, देखो ये एक ही घूम के जा रही है बच्चों, तो भाई साहब जी रस्सी एक ही घूम के जाए तो अलग अलग भागों में तनाव बराबर बराबर लेना है, और हर भाग में अपन तनाव बल की दिशा दर्शा सकते हैं बच्चों, ये तो सीखा है अपन ने, आज महत्वपूर्ण चीज सीखी है बच्चों कि बिल्कुल सर जी। तो बच्चों अपन कैसे दर्शा सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर ऐसे, जैसे इस भाग पर तो यहाँ पर बच्चों तनाव टी, तो यहाँ पर भी तनाव टी, ऐसे दर्शा सकते हैं। अब ये भाग ऐसे है तो इस पर तनाव टी, यहाँ पर भी तनाव टी, इस भाग में तो दोनों पर, तो ये इधर मतलब दोनों रस्सी के सिरे पर इधर ऐसे तो इधर, ठीक है। तो ये इस भाग पर ऐसे है तो एक मतलब सिरे से दूर रस्सी की तरफ तो ऐसे आएगा, और ये भी है टी, और यहाँ पे भी ऐसे है। अब हमसे पूछा कि बता भाई इसको बैलेंस रखने के लिए कितना द्रव्यमान लटकाएं, तो भाई साहब इस पर 6G लगेगा, ठीक है बच्चों 6G। अब ध्यान से देखो इसका द्रव्यमान तो है नहीं, तो ये भी टी, सब जगह टी कर दिया, टी टी टी। अब इसको देखो आप, तो इसे कौन रोके हुए इस निकाय को, तो टी टी टी, 3 टी इसको, इस पूरे निकाय को भाई 6G तो इससे जुड़ा हुआ है ना, तो इससे कौन, ये 3 रस्सियों के हेल्प से एक तरह से ये रुका हुआ है, इसको अपन बहुत नगण्य मान रहे हैं, इसी से मान लो जुड़ी हुई है बच्चों कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। तो ये अपन क्या कर सकते हैं बच्चों कि सर इस 6G को इन तीनों के बराबर, तीनों के सहयोग से रुका हुआ है ये, तो 3T बराबर कितना आएगा, ये सर T प्लस T प्लस T, 3T के हेल्प से 6G बैलेंस है, तो भाई साहब कितना आएगा, 3T बराबर कितना आएगा, 6G आएगा, T बराबर कितना आ गया, 2G आ गया बच्चों, इक्वेशन 1 आ गया। अब ये इतना आ गया, तो भाई साहब इसी mg को तो बैलेंस करना है अपन है, ये भी तो बैलेंस है, तो इन तीनों की हेल्प से ये कि इसका द्रव्यमान अपन क्या मानते हैं बच्चों, m लगभग 0 मानते हैं, तो इनकी हेल्प से पूरा निकाय के, ये तो इसी का पार्ट है जुड़ा हुआ है, तो ये पूरे निकाय को ये 3T रोके हुए हैं, 6G किया तो T बराबर 2G आ गया, और यहां से देखो T बराबर mg है, बट हमें मालूम है यहां से अपन देखें बच्चों यहां पर तो T बराबर mg है, इक्वेशन नंबर 2 इसकी हेल्प से आया। बस अब दोनों को बराबर करेंगे अपन, देयरफॉर mg, T बराबर कर दिया ना बच्चों, तो mg बराबर 2G आ गया, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे ये m बराबर 2 किलोग्राम, इसका मतलब भाई साहब 6 किलो को 2 किलो ने मतलब बैलेंस कर दिया, क्योंकि देखो ना m बराबर 2 किलो, यहाँ 2 किलो लटका हो, यहाँ 6 किलो है, तो ये तो बच्चों घिरनियों की एक मतलब एक स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, देखो ना यार कि 6 किलो है, ठीक है, बट इसने 2 किलो ने इसको बैलेंस कर दिया, तो ये तो बात है कि मतलब अपन 2 किलो से भी थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, मान लीजिए 2.1 किलोग्राम कर दिया, तो भाई साहब ये नीचे जाएगा, ये ऊपर चलेगा, कि 2 किलो की ताकत ही उसको बैलेंस कर सकती है, उससे ज्यादा ताकत लटकाओगे तो भाई साहब ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो वो बात जो अपन ने समझी थी कि घिरनियों का प्रयोग करके हम लोग मतलब कम बल का परिमाण लगाकर कम भार लटका के भी ज्यादा भार को उठा सकते हैं, यही मतलब इसकी बच्चों खूबसूरती होती है घिरनियों की, वो अपन ने इस एग्जाम्पल से समझा बच्चों, ठीक है। इसको याद, और भी घिरनियां आएंगी, अभी तो आगे बहुत सारे सवाल करने हैं अपन ने अगले लेक्चर में, उससे भी अगले लेक्चर में घर्षण में आएंगी, तो इनको अपन और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे बच्चों। और क्या मामला है भाई, देखो कि यहाँ पर बच्चों यदि रस्सियां आदर्श हो बच्चों, ये पूरी रस्सियां क्या बच्चों आदर्श हैं, हमसे पूछो कि बता मेरे भाई इनमें तनाव बल कितना होगा, मैं इसको बच्चों डायरेक्ट कर देता हूं लामी प्रमेय से कि घटक घटक लेके लंबा हो जाएगा, है ना, अपन ने समझ तो यही लिया है। तो भाई साहब जी अपन इसको देखो फटाफट से कर देते हैं कि सर यहाँ पर देखो तो ये रस्सियां अलग अलग है ना यार अब तो, और कौन अलग अलग है, तो अपन क्या मानेंगे, इसमें तनाव मान लेते हैं अपन T1, ठीक है बच्चों, और इसमें मान लेते हैं तनाव अपन T2,
सिरों से दूर रस्सी की तरफ लेते हैं भाई, और ये पूरा का पूरा है ना T3, और T3 अपन ने मालूम है कि सर ये T3 यहां से अपन 20G के बराबर होगा, बिल्कुल बच्चों ये तो T3 तो आ गया अपने पास, ये आ गया है, यहां से बराबर करना पड़ेगा ना यार, तो 20G के बराबर। अब यहां संतुलन में है तो T1 के सामने कितना कोण है, देखो ना बच्चों, ये कितना आएगा कि सर जी ये आएगा 53 डिग्री आएगा, ये है ना बच्चों, ये 53, और ये कितना आएगा, ये वाला कोण आएगा 37 डिग्री के, कुछ समस्या नहीं है सर जी। अब भाई साहब जी रूल क्या होता है, लामी फिर से कर रहा हूं मैं तो बच्चों, आप घटक लेके भी कर सकते हो, T1 को तोड़ के इधर बच्चों, T1 को इधर तोड़ो, T2 को इधर जोड़ो, तोड़ो उनको बराबर करो, फिर T1 के ये घटक जोड़ के T3 के बराबर करो, उससे भी आंसर आएगा, 100% आएगा बच्चों। ठीक है, फिलहाल मैं लामी प्रमेय से कर देता हूं। ठीक है, तो लामी प्रमेय क्या कहती है कि T1 लामी प्रमेय तभी उपयोगी होती है जब दो बल टेढ़े हों, मतलब ये इस तरह के, और तीन बलों के प्रभाव में बिंदु संतुलन में हो, और दो उनमें से टेढ़े हो, तब लामी प्रमेय से जल्दी आंसर आता है। तो T1 बटे सामने वाले कोण का साइन थीटा, तो T1 के सामने भाई 53 डिग्री, तो ये 90 ही है, तो कितना आएगा कि सर साइन 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री आएगा बच्चों, है ना। और भाई साहब T2 के सामने, तो T2 के सामने कितना कोण है, T2 के सामने देखो ये 90, ये 37, ये तो 90 प्लस 37 का साइन से मुझे भाग देना पड़ेगा यहाँ पर, साइन 90 डिग्री और ये 37 डिग्री आएगा। और कौन सा है कि सर T3 तो अपना 20 कितना 20G है बच्चों, उसके सामने, तो भाई साहब ये 53, ये 53, ये 37, तो 90 तो ये हो गया, तो ये 90 होगा, तो कितना आएगा साइन 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये जो कोण बचा ना बच्चों ये वाला, ये आपका 90 डिग्री आने वाला है। ठीक है, तो ये इतना आ गया। तो अब अपन ने जिससे अब ये कितना होता है कि सर T1 भाई साइन 90 प्लस बस मतलब साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है जब 90 प्लस थीटा होता है तब बच्चों। तो ये हमें याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वापस से रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे साइन 90 प्लस थीटा है तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 90 प्लस थीटा हो तो ये अपन इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको रिवाइज करके रखना है, याद रखना है। ठीक है सर जी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉस 53 डिग्री, और ये कितना आएगा T2, ये कितना है बच्चों के सर कॉस 37 डिग्री में बदल जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ गया बच्चों 2G, तो भाई साहब ये 200 कर देता हूं मैं, तो ये अब अपना आंसर आ गया है 200 इंटू कितना आएगा कॉस 53 डिग्री आएगा, कॉस 53। अब 53 डिग्री बताए ना आपको, एक समकोण त्रिभुज 3 4 5 वाला, वो वापस से रिवाइज कर लेते हैं अपन, 3 4 5 वाला बच्चों, यदि ये 53 डिग्री है तो 53 डिग्री के सामने 4 होता है, 37 डिग्री के सामने 3 होता है, और 90 डिग्री के सामने भाई 5 होता है। ये पहले भी अपना आ चुका है, वापस से इस्तेमाल करते हैं। तो 200 कॉस 53 डिग्री देखो बच्चों कितना आएगा 3/5 आधार बटे कर्ण से, तो 3/5, तो कितनी बार आएगा 5 से 200 कट जाएगा 40 बार, 40 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 120 न्यूटन आएगा। इसी प्रकार T2 की बात करें अपन बच्चों, T2 की बात करें बच्चों, तो T2 कितना आएगा 200 इंटू कॉस 37 आएगा यार, 200 इंटू कॉस 37 आएगा। तो 200 कॉस 37 कितना होता है कि सर यहां से बता दो, कॉस 37 भाई साहब 4/5, क्योंकि इस 37 डिग्री के लिए आधार ये कर्ण हो जाएगा, तो 4/5 होता है। कितना आ गया बच्चों के सर ये कट जाएगा 40 बार, 40 इंटू 4 160 न्यूटन आएगा। इसी के साथ हमारा बच्चों आज का जो टारगेट था वो पूरा हो गया है। आप अपनी अच्छी आदतें बनाए रखें, पूरी दमदारी से, पूरे जानदार तरीके से अपनी पढ़ाई करें बच्चों, नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर दूर तक नहीं आनी चाहिए बच्चों, है ना, और लगे रहिए, आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा बच्चों, है ना। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे, ठीक है, बने रहे, हमें सपोर्ट करते रहे बच्चों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।